नमस्ते, आवाज़ आ रही है ठीक से? तो एनवीसी की थोड़ी प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। और मैं जब भी एनवीसी की बात करता हूँ तो ये ना माना जाए कि मैं कोई एक्सपर्ट हूँ एनवीसी का और मेरे जीने में है ही पूरा। मैं भी सीख ही रहा हूँ और कोशिश ही कर रहा हूँ कि धीरे धीरे मेरे में भी आ जाइए। तो हम सभी लोग इसकी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। मेरे से भी अभी गलतियाँ होती ही है, बट कैसे इसको अपने जीने में ला सके उसको धीरे धीरे प्रयास चल रहा है। पीडीएफ भेज दी है भैया इसकी ग्रुप में, जो यूथ वर्कशॉप वाला है ना ग्रुप, उसी में भेजी हुई। तो संवाद को देखेंगे तो एक तो भाग है बोलना और एक है सुनना, है ना। एनवीसी को जब आप क्लासिकल एनवीसी को पढ़ेंगे या देखेंगे तो उसमें बोलना को पहले बताते हैं वो लोग, कि बोलने की जो प्रक्रिया है उसकी बात पहले करते हैं। हम लोग यहाँ जिस बात पर ध्यान दे रहे हैं, जो एक अप्रोच ले रहे हैं, वो ये है कि सुनना ठीक से हो पाए और हम सामने वाले से बहुत आहत ना हो जाए, तो हम बोलना भी ठीक से कर पाएंगे, है ना। क्योंकि होता यह है, अभी देखेंगे तो, कि जब सामने वाली व्यक्ति कुछ कहता है, उसको सुन के हम इतने हर्ट हो जाते हैं, इतने आहत हो जाते हैं कि फिर ये सब याद ही नहीं आता उस टाइम, है ना। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि हम ठीक से सुन पाए। जैसे हमको सामने वाला व्यक्ति कुछ कहता है तो उसको हम ऐसे सुन पाए कि कुछ बात है जो वो अभी फ्रस्ट्रेशन में कह रहे हैं और कुछ बात है जो वाकई में उनकी नीड है। तो इन दोनों को हम अलग करके छान करके सुन पाए, है ना। जैसे कोई व्यक्ति यदि ये कहता हमको कि आप मेरे मुद्दे पे ध्यान नहीं देते, है ना। अब ये जब हम सुनते हैं कि कोई कहता है कि आप मेरे मुद्दे पे ध्यान नहीं देते, मेरा कोई एक टॉपिक है, कोई कंसर्न है, उस पर आप ध्यान नहीं देते, तो हमको याद आने लगता है कि इतनी इतनी बार तो ध्यान दिया है ना। पूरी लिस्ट मन में आ जाती है कि इतनी इतनी बार तो ध्यान दिया है, इतना इतना तो कर रहे हैं, अभी भी आप कह रहे हैं कि ध्यान नहीं दे रहे। बट उस बात को ठीक से सुनेंगे, उस वक्त छान के अलग करके सुनेंगे, तो समझ में आता है कि वो ये नहीं कह रहे कि आप मेरे मुद्दे पे ध्यान नहीं दे रहे, वो तो ये कह रहे हैं कि अभी ये मुद्दा उठा है मेरे में और मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि इस पे हम बात करें। नीड तो इतनी है ना, बट किसी कारण से मन खराब है तो बोलना उनका ऐसा हो रहा है कि आप मेरे मुद्दे पे ध्यान नहीं देते। तो सजगता रहती है तो हम ऐसे ठीक से अलग करके सुन पाते हैं। जब सजगता ड्रॉप हो जाती है, जब होश नहीं रहता है, तब हम ऐसे ही सुनते हैं कि हम पे ब्लेम किया जा रहा है कि हम ध्यान नहीं दे रहे कि नहीं। और ऐसा ब्लेम हमने अपने पे ले लिया, फिर कम्युनिकेशन अच्छा चल जाए इसकी संभावना बहुत कम है, फिर तो हम बहस में चले जाएंगे। तो इसके लिए ये छान करके सुन पाना बहुत ज़रूरी लगता है। गलती हो जाती है हमसे कई बार, है ना, बट ज़रूरी तो लगता है कि इसको ठीक से किया जाए। दूसरा है कि जो भी वो व्यक्ति कह रहा है उसको कुछ तो फील हो रहा है, कुछ उनकी नीड है जिसको पूरी करने के लिए वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है। वो रिक्वेस्ट जैसी ना भी लगे, है ना, बट हम यदि ठीक से सुनते हैं तो हम ये सुन पाते हैं कि उनकी कोई नीड है जो वो पूरी करना चाह रहे हैं। और देखेंगे ना तो मुझे एक बात ये भी समझ में आती है कि संबंध में झगड़ा तभी होता है जब दोनों लोगों का मन खराब हो जाता है। एक का मन खराब होता है, उस टाइम यदि दूसरा होश में आ जाए कि इन्होंने अपना मन खराब कर लिया, अब कुछ भी हो जाए मुझे मन नहीं खराब करना है ना। अब ये कुछ भी बोल ले, कुछ भी कर ले, मेरा मन खराब नहीं होना चाहिए। इतना कमिटमेंट हो और इतना होश हो तो झगड़ा हो ही नहीं सकता। बट जनरली क्या होता है कि सामने वाले ने मन खराब किया, हम कोशिश करते रहे, बट एक टाइम के बाद हमारा भी मन खराब हो जाता है ना, फिर झगड़ा शुरू हो जाता है या कम्युनिकेशन बहुत खराब हो जाता है। तो हमारा मन कैसे खराब ना हो उसके लिए हम उस व्यक्ति को ठीक से सुन पाए, ये बहुत ज़रूरी लगता है ना। उसके बाद जब ये बोलने वाली बात आती है तो बोलने में भी हम सामने वाले को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर देते हैं कि आप ऐसा गलत कर रहे हैं, आपने भी तो ऐसा किया, आपके ये ठीक से समझ में नहीं आया ना। जिसको हमने शुरू में देखा था कि जजमेंट देना शुरू कर देते हैं दूसरों के बारे।
उसके बदले हम ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रख करके अपनी फीलिंग और अपनी नीड बता पाए और रिक्वेस्ट कर पाए कि क्या ऐसा हो सकता है ना। तो जैसे कि मुझे कहना हो कुछ तो मैं कह पाऊँ कि भाई आप ये जो काम करते हैं, मतलब एक तो तरीका ये होता है कि मैं कहूँ कि आप ऐसा करते हैं इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता है। दूसरा ये हो सकता है कि मैं ऐसे कहूँ कि ऐसा जब भी होता है तो मेरी ये सम्मान पाने की नीड पूरी नहीं होती, मुझे हर्ट फील होता है, तो क्या हम ठीक से बात कर सकते हैं, है ना, या क्या हम इस तरीके से बात कर सकते हैं। तो ये एक ठीक तरीका होता है बात को करने का। एक और मुद्दा जो आप सभी से कई बार सुनने मिलता है उसको भी मैं अभी रिस्पॉन्ड कर देता हूँ कि कई बार लगता है कि ये इस तरह से 4-4 स्टेप में हर बार बात को करने की कोशिश करेंगे तो बहुत वो ऐसे बनावटी नहीं दिखेगा, है ना, कि सुंदर ढंग से 4-4 वाक्य सजा के बोल रहे हर बार। तो उसको मैं हर बार यही कहता हूँ कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब हमको बहुत सोच के ऐसे 4 वाक्य बनाने पड़ते हैं। जब एक बार फ्लो बन जाता है ना, आ जाता है हमको बात करना, तब जरूरी नहीं है कि हम ऐसे 4-4 वाक्य बना के 4-4 स्टेप बना के ही बोले। तब हम बहुत आराम से बहुत आसानी से अपनी बात को सामान्य भाषा में अपनी जो मतलब रोजमर्रा की जो लैंग्वेज है उसमें रख सकते हैं। फिर जरूरी नहीं है कि हम इसी तरह बोले, बट ध्यान कहाँ रहेगा कि सामने वाले की बात को छान करके सुन पाएंगे और अपनी बात को जब रखेंगे तो सामने वाले को कटघरे में खड़ा करने के बदले अपनी फीलिंग और अपनी नीड बताएंगे। इतना ध्यान में रख के चल ले तो बोलना सुनना ठीक से हो सकता है, जिसकी हम सभी लोग प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। तो इतनी बात है थियरिटिकली देखेंगे तो। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, वरना हमारे पास 9 बजे तक का समय है तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जी, आपके घर का कोई सदस्य है जो रात को बहुत मोबाइल चलाता है और आपसे बात नहीं करता है, ठीक। अब सीधा तरीका तो ये हो सकता है कहने का कि इतना मोबाइल मत चलाया करो, या तरीका ये हो सकता है कि इतना मोबाइल चलाते हो ये ठीक बात नहीं है। जिस किसी भी तरीके से हम आदेश उपदेश दे दे, ब्लेम कर ले, ठीक ढंग से देखेंगे तो एक ऑब्जर्वेशन हम बताए कि मैं देखता हूँ कि देखती हूँ कि आप रोज शाम को मोबाइल चलाते हैं, ये ऑब्जर्वेशन बताया हमने अपना। इससे हमको फील क्या होता है, तो इससे मुझे अकेलापन महसूस होता है क्योंकि मेरी साथ पाने की ज़रूरत पूरी नहीं होती। तो ये ऑब्जर्वेशन, फीलिंग, नीड, मेरी नीड पूरी नहीं हुई। तो अब हम रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं कि क्या हम रोज शाम को डिनर के बाद 15 मिनट साथ बैठ सकते हैं। तो हम कहीं भी ये नहीं कह रहे कि आप फ़ोन चलाते हैं वो गलत कर रहे हैं, हम कहीं भी ये नहीं कह रहे कि ऐसा करो ऐसा ना करो। हम बस सीधी सीधी अपनी फीलिंग और नीड बता रहे हैं कि मुझे अकेलापन महसूस होता है, मेरी साथ पाने की ज़रूरत पूरी नहीं होती, और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या हम खाना खाने के बाद 15 मिनट साथ बैठ सकते हैं। वही ये देखना पड़ेगा कि हमारी फीलिंग और नीड क्या है। आपकी बात करने की नीड है तो वो तो इससे पूरी हो जाएगी, ठीक। अभी मोबाइल ही आपकी नीड है, मतलब मोबाइल ना चलाए वो ही आपकी नीड है, तो एक अलग तरह से वाक्य बनेगा कि तुम जब ज़्यादा मोबाइल चलाते हो तो मुझे तुम्हारे प्रति असुरक्षा महसूस होती है, इनसिक्योरिटी फील होती है। क्यों? क्योंकि मोबाइल चलाने से आंखें खराब होती है, ऐसा मैंने सुना है। तो तुम्हारा ध्यान रखने की, तुम्हारा केयर करने की मेरी नीड पूरी नहीं होती। तो क्या है, तुम्हारी आंखें ठीक रहे, ये तुम्हारी भी नीड है, मेरी भी नीड है, कि इसको पूरा कर सकते हैं क्या, है ना। तो इस तरीके से कहेंगे। यदि मोबाइल ही मुद्दा है तो मोबाइल को केंद्र में रख के बात करेंगे, है ना। ये हमको टाइम नहीं मिल रहा, इसको ध्यान में रख के हमने बनाया है। यदि मोबाइल सेंटर में है तो ऐसे बात करेंगे। दोनों करना हो तो एक एक करके दोनों कर लीजिए। तो उस ढंग से कंस्ट्रक्ट करेंगे। आंखें खराब हो जाएगी उसके बदले कहेंगे कि तुम्हारे संस्कार ठीक रहे, तुम्हारा मन ठीक रहे, ये मेरी नीड है ना। और देखिए हमको क्या होता है कि कोई टूल मिलता है ना जब भी, तो हमारा पहला मन करता है कि हमारी मनमानी चला ले अब इससे,
ना, कि हमको जो करना है वो सामने वाले से करवा ले, मनवा ले। बट एनवीसी को हम बार बार कहते हैं कि ये अपनी बात मनवाने का तरीका नहीं है। ये तरीका है कि दोनों का भला कैसे हो, उस पर बात हो पाए। मेरी भी नीड फुलफिल हो, उसकी भी नीड फुलफिल हो। जैसे आप ये देखिए, यदि बच्चा ये कहता है कि मोबाइल चलाना ही है, ये तो उन्होंने कहा मोबाइल चलाना है, क्या फीलिंग है, क्या नीड है उसके पीछे उसकी, वो भी तो आइडेंटिफाई करेंगे ना। चूंकि मनोरंजन की नीड है उसकी। हाँ, सॉरी भैया, मैं जो देख पा रहा हूँ, मैं अभी पूरे शिविर में दो ही चीज़ों को लगातार देख रहा हूँ कि मैं स्कूल में कैसे भागीदारी निभा रहा हूँ या निभा पाऊँ 1 जुलाई से जब स्कूल खुलेगा, और मैं अपने परिवार में अभी क्या महसूस करता हूँ। हर चीज़ को मैं उसी रेफरेंस में सोच रहा हूँ। तो अभी जब मैं यहाँ शिविर में आया उसके 2 दिन पहले ही मैसेज के लिए नया मोबाइल लिया। इससे पहले बेटी लैपटॉप से पढ़ी रही है लगातार, तो बहुत टाइम तक कन्फ्यूज़न चलता रहा कि टैब खरीदें, क्योंकि वाइफ भी पढ़ रही है और बेटी भी अभी पढ़ ही रही है। तो वो लैपटॉप में कभी कभी शिकायत करती हुई ये पुराना हो गया ये वो। तो हम 1 महीने तक रिसर्च करते रहे, या हम चर्चा करते रहे कि टैब लें या मोबाइल लें। अंत में ये डिसाइड हुआ कि बेटी ने कहा कि मोबाइल ही ले लो। फिर बाद में पता लगा उसको फ़ोटो खींचने का बहुत शौक है, सेल्फी लेना है, स्टेटस पे डालना है, तो वो पीयर प्रेशर से आ रहा है, जो भी है बुरा भी नहीं है। तो अभी जब मोबाइल लिया, अब वो मोबाइल अपनी क्लासें लैपटॉप को बंद करके मोबाइल पे ही ले रही है, क्योंकि तो मुझे लगता है वो अभी टीन एज में है, नया कोई टूल आया है जैसे घर में, तो उसके प्रति एक आकर्षण का उस तरह से भाव है। तो अभी मिसेज रोज जब बात हमारी पहले से ज़्यादा हो रही है शिविर के दौरान, लेकिन वो कहती है कि भाई ये मोबाइल में ही लगी रहती है। ठीक से देखेंगे ना तो मोबाइल चलाना कोई नीड नहीं है, नीड तो है मनोरंजन। यदि मनोरंजन का हम कोई सार्थक ऑप्शन दे पाए और उस ऑप्शन के साथ प्रस्तुत हो पाए, या ध्यान लगा पाए, ध्यान आकर्षण करा पाए कि मनोरंजन परिवार के साथ बात करने में भी है। अभी होता यह है कि परिवार में बात करने में तो झगड़ा ही होते हैं, आदेश उपदेश ही होते हैं, तो वो वहाँ मन नहीं लगाएंगे, वो तो मन वहीं लगाएंगे जहाँ आदेश उपदेश नहीं होते। जो देखने का मन है वो देख लिया जाता है ना। तो उसकी भी कोई नीड है, उसको भी तो समझना पड़ेगा ना। हम कह ले कि मोबाइल छीनने के लिए एनवी से यूज़ कर ले, बट उसकी नीड का क्या? जो सुख पाने की नीड है, जो मनोरंजन की नीड है, उसका क्या? तो वो पूरी हो, उस पर भी बात होनी बनती है कि और ऑप्शन क्या है मोबाइल के बदले, वो भी हम प्रोवाइड कर पाए। हमारा भाव जब बिगड़ जाता है तो कोई सॉल्यूशन नहीं दिखता। फिर यदि भाव ठीक रहता है तो हम अनेक तरह के सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। ये तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह पाता हूँ, है ना। यदि मेरा भाव ठीक है तो कई तरह के सॉल्यूशन है। भाव ही बिगड़ गया, मन ही खराब कर लिया, अब तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, अब देखिए, जितनी बात आप लोगों ने की ना, खुद ही माइक लीजिए जरा, अब थोड़ा हम भी बात कर ले। आपने जो उदाहरण बताया ना, अगर आप उस बच्चे से ये बात कहते हैं, ठीक है, भाई बेटा जो भी हो घर का, ठीक है, कि भाई ये कमरे की व्यवस्था जब बिगड़ती है तो मैं इरिटेट होती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या उत्तर देगा? वो क्या उत्तर देगा? हाँ, क्वेश्चन क्लियर है ना? हाँ। इस कमरे की व्यवस्था बिगड़ती है तो मैं इरिटेट होती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? तो मेरे को तो लगता है वो ये उत्तर देगा कि तुम साफ कर लो, फिर ठीक कर लो। ठीक है ना, वेरी सिंपल। ये उत्तर देता है जब, ठीक है, कि तुम साफ कर लो, ठीक है, तो आप एकदम सिंपल बताइए कि मुझे इस समय इस काम की जरूरत पड़ती है, क्या करना चाहिए? कोई तो कठिनाई होगी ना आपकी सफाई में, आप किसी काम को कर रही होंगी जिसमें बाधा आएगी अभी सफाई करने से, क्या उत्तर देगा? बाद में कर लेना। सफाई बाद में कर, मतलब मैं तो उसके इससे सोच रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकता एकदम है। मैं इसीलिए चाहता हूँ कि आप सोचना शुरू करें। देखिए, गलती क्या होती है ना, सबसे पहले हम रिक्वेस्ट या सॉल्यूशन से बात को शुरू करते हैं,
हम रिक्वेस्ट या सॉल्यूशन से जैसे ही बात को शुरू करते हैं ना, आपने एक पोजीशन ले लिया, ठीक है, पोजीशन ले लिया कि ये होना चाहिए। अब अगला एक दूसरे पोजीशन से शुरू करता है। हम पोजीशन क्यों लें? हम सीधा प्रश्न पूछने से तो शुरू कर सकते हैं, ठीक है, हम प्रश्न पूछने से तो शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आगे बढ़ाना हो तो एकदम सिंपल, अगर मतलब बिल्कुल ही ये इसी तरह से कहता चला जाए कि तुम ही कर लो, तुम ही कर लो, सब तो तुम ही करना चाहिए एंड सो ऑन, एकदम सिंपल कहना चाहिए, मुझे तुमसे सहयोग की अपेक्षा होती है और जब ये नहीं मिलती है तो मैं इरिटेट होती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? अब क्या कहेगा? हाँ, थोड़ा सेंटिमेंटल तो हो ही जाएगा। इतना सिंपल है। देखिए देखिए, हम गलती क्या करते हैं ना, हमको बार बार लगता है कि सॉल्यूशन देना जरूरी है, सॉल्यूशन देना जरूरी है। हमको ये समझना चाहिए कि सॉल्यूशन तो उसके पास भी है, ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन वो नहीं जानता है, ठीक है। हमको ठीक से सवाल पूछने की जरूरत है ताकि उसका ध्यान अपनी तरफ मुड़ना शुरू हो जाए। अगर उतने भर से नहीं समझता हो फर्स्ट स्टेप में, एकदम सेकेंड स्टेप कहना चाहिए कि मुझे थोड़ा परेशान महसूस करती हूँ क्योंकि मुझे तुमसे सहयोग की अपेक्षा है, क्या करना चाहिए? हम रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहे। ये रिक्वेस्ट तब किया जाता है जब एक लेवल की कनेक्टिविटी बन जाती है, तब रिक्वेस्ट का मतलब है। जब वो कनेक्टिविटी ही नहीं हुआ है तो रिक्वेस्ट क्या करेंगे? ये आपकी बात से मतलब एकदम ध्यान जा रहा है कि सिर्फ ये मामले में नहीं, पर बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मैं उसको बार बार एज अ बड़ी बहन एडवाइस देती हूँ या सजेशन देती हूँ या और मेरे को लगता है कि मैं आराम से बोल रही हूँ तो यार पहुंचना तो चाहिए, मतलब अच्छी बात ही बोल रही हूँ। पर ये जो आप बोल रहे हैं कि अगर मैं बस सवाल करूँ तो उसमें भी वो थिंकिंग कैपेसिटी और वो सॉल्यूशन ढूंढने की कैपेसिटी तो है ही, तो वो उसके हिसाब से उसका जो सॉल्यूशन रहेगा फिर तो मैं तो खुश ही रहूंगी ना कि वो कर पाया है, कम से कम वो अचीव तो हो रहा है। फिर या तो मेरे तरीके से उसके तरीके से उससे फर्क नहीं पड़ता। डजंट मैटर, बिल्कुल सॉल्यूशन इतना सिंपल है। देखिए, धीरे धीरे वो आर्टिकुलेशन पकड़ने की जरूरत है कि कैसे हम उसको हिट कर सकते हैं। ये जो आपके उदाहरण थे ना, माइक दे दीजिए, वहां माइक रहना जरूरी है, उसके बिना कैसे बात होगी? देखिए, अन्यथा मत लीजिएगा। ये जितनी बातें हम अगले के बारे में बोल रहे होते हैं ना, जैसे आपने कहा कि लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनको इसी चीजों में रुचि होती है, इस तरह का अप्रोच अगर हमारे मानस में चल रहा है तो हमारा ट्रस्ट ऑन इंटेंशन नहीं बना हुआ है, ये पहचानने की जरूरत है। भाषा में रिस्पेक्ट नहीं, भाव में ही पहले भाषा ये बता रही है कि भाव में ट्रस्ट हट गया है, रिस्पेक्ट हट गया है, अफेक्शन हट गया है। अगर ऐसी स्थिति हो गई है तो हम बीमार हैं, पहले हमको खुद इलाज की जरूरत है, दूसरे का ध्यान आकर्षण तो बाद में हो पाएगा। क्योंकि अगर वो आग हमारे ही अंदर लग गई, अब हम बुझाने के नाम पर जहां जहां जाएंगे वहां वहां आग के कुछ टुकड़े गिराते जाएंगे। इरादा तो है हमारा बुझाने का, लेकिन आग लगे हुए से जब हम जा रहे हैं तो अनजाने ही सही आग का टुकड़ा गिरता जाएगा सब जगह। तो फर्स्ट स्टेप तो यही है कि ये ठीक होने की जरूरत है। विश्वास की तो कमी है। हाँ, तो वो अगर होगा ना, उसी से बहुत सारा शिफ्ट हो जाता है। बट वो ड्यू टू पास्ट एक्सपीरियंसेस। हाँ, ठीक है ना, इसीलिए तो ट्रस्ट ऑन इंटेंशन, ट्रस्ट ऑन कॉम्पिटेंस अलग अलग किए, ठीक है। अफेक्शन की जगह पर ये बात की है कि हमको दूसरा अपने संबंधी के रूप में दिखाई देता है, इसलिए मेरे में स्नेह का भाव है, ना कि आप मेरे लिए खाना पका देते हो इसलिए आपके लिए स्नेह का भाव है, ना कि आप हमको एक गिलास पानी ला के दे देते हो इसलिए स्नेह का भाव है, ना कि आप महीने के 20,000 हमको दे देते हो इसलिए स्नेह का भाव। करने के आधार पर स्नेह की बात हम नहीं कर रहे, अगले के साथ संबंध में जुड़ाव को देखने के आधार पर हम स्नेह की बात कर रहे हैं। एक बार अगर ये हो जाए ना तो एकदम सिंपल, अगर वाइफ फोन पर कहीं बात कर रही है ना, आप एकदम सिंपल बात कहिए कि जब तुम इस तरह से हमसे हट करके फोन पर बात करती हो मुझे घबराहट महसूस होती है, मुझे क्या करना चाहिए? क्या कहेगी? शुरू करिए ना। हाँ, नहीं ऐसा इश्यूज नहीं है। इश्यूज ये है कि ये रिश्तेदार यही करते रहते हैं कि पिछले बार तुमने वहां लेन देन किए, वो 1,000 रुपया में निपटा दिया, नहीं तुम्हारा स्टेटस के हिसाब से वहां 10 करना था। तो वो इस तरह से तुर्रा छोड़ने वाले के वजह से वो इन्फ्लुएंस हो जाती है और वो बात मेरे सामने डिस्कस नहीं करती। ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये जो हमारे सामने डिस्कस नहीं करती है ना, उसमें भी हमको कहीं ना कहीं देखना चाहिए कि वो डिस्कस नहीं करती है, ये उसकी बात है,
दूसरा भाग खुला रख के देखने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उतना स्पेस नहीं देते हैं कि वो बोल सके। कहीं बोलना शुरू करती होगी तो शायद हम सजेशन देना शुरू कर देते होंगे। भैया यहाँ पे एक मेरा समझ नहीं है, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ। कुछ लोग इतना कच्चे दिमाग के होते हैं मेरे हिसाब से, जजमेंट है, फिर भी मेरे एक्सपीरियंस की वजह से कह रहा हूँ। हाँ हाँ, वो लोग कुछ लोगों से तो इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि सूरज पूरब में नहीं, वो दक्षिण में ही है, वो मान जाएंगे। ठीक और है। उसकी वजह से मेरे को लाइन सेट करने में 1 साल लग जाता है। और मैं इतना ही बोलता हूँ उन लोगों से बात करते वक्त, या तो स्पीकर में बात कर, हाँ मैं उसी वक्त तर्क देता हूँ, और तुम्हारे लॉजिकली बैठता है तो मान ले, नहीं है तो उनकी बात सही है। क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे हो गए ना, वो इतना बात लेके आते हैं, लोग कंफ्यूज ही रहते हैं। और उनका क्रेडिट है ये। मैंने बोला था ना कि आपको ऐसे लोग, मैं आपको नंबर भी बताऊंगा एक ना एक दिन, कि क्योंकि आपको भी वो कंफ्यूज कर सकते हैं कि इतनी खतरनाक है। नहीं देखिए, क्योंकि मेरा दूध का जला हुआ है। नहीं ठीक कह रहे हैं, मैं तो मिलना चाहूंगा जी, मुझे तो बात करने में रुचि है। पर आपके केस पे लौट के आएंगे ना। देखिए, हमको खुले मानस से एक बार ये सोचने की जरूरत है कि आदमी मूलतः अगर सही होना चाहता है, सही जीना चाहता है, उसको गलत लोग इतने प्रभावित कर जाते हैं, तो हमारी सच्चाई में भी तो कुछ ताकत होनी चाहिए कि उसका प्रभाव जा सके। वो अगर नहीं जा रहा है तो या तो सच्चाई नहीं है, या सच्चाई को एक्सप्रेस करने का डिजाइन ठीक नहीं है। हमारे मेहनत ज्यादा लग जाती है। इतना सिंपल बात है। अब आप इसमें देखेंगे ना, करने की जरूरत क्या है, तो बार बार कहीं ना कहीं ट्रस्ट ऑन इंटेंशन, रिस्पेक्ट और अफेक्शन को इंश्योर करने की जरूरत है। एक बात मैं ये कहूँगा। दूसरा, एक छोटा प्रयोग करके देखिए। महीने भर जो है ना, महीने भर तो छोड़िए, 1 सप्ताह ही सही, सलाह देने के बदले सिर्फ पूछना शुरू करिए। सलाह देने के बदले कि ये नहीं करो, ये नहीं करो, ऐसा नहीं करो, उसको सिर्फ पूछना शुरू करिए कि जब ऐसा होता है तो मुझे तकलीफ होती है, मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, वो जो भी सलाह दे, ठीक है, वो सब के बाद पूछिए कि मुझे अल्टीमेटली तुमसे इतने सहयोग की उम्मीद होती है, वो नहीं मिलता है तो मैं परेशान होता हूं, मुझे क्या करना चाहिए। एकदम प्रिसाइजली हम 2 ही सवाल कह रहे। ठीक है, पूछ के तो देखिए। मतलब मैं मैं कुछ नहीं कहूं, हाँ। ओनली पूछूं, और उसी के आधार पर फिर हमारा कोई कंसेंसस बने। जी, मैं आज भी बता सकता हूँ भारत के घरों के बारे में, तो मुझे बाहर का अध्ययन नहीं किया हूँ। घर में कितना भी हम एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हो ना, फिर भी एक दूसरे के लिए बहुत कंसर्न है। ठीक है, बहुत कंसर्न है। हम एक बार उसको टच कर पाए ना, और उसको दिख पाए कि उसके व्यवहार के कारण हमको समस्या हो रही है, एंड आई केयर फॉर हिम और हर, अगला बदलने को तैयार हो जाता है। करके तो देखिए, होता है कि नहीं होता है, छू के तो देखिए थोड़ा। देखिए, अपने लिए ही पलट के देखिए ना, अगर कोई इस तरह से हमको छुए तो हम करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे। ये समझने की जरूरत है कि दूसरा आदमी भी मेरे जैसा है, थोड़ा लेयर हार्ड हो सकता, थोड़ा लेयर टफ हो सकता, इतने भर का तो अंतर है। समाधान को देने से समाधान नहीं मिलता है किसी को। ठीक है, वो सामान्य बातें तो उसको भी पता है, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, ठंड में आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, किसको नहीं पता है। हमको लगता है ये सॉल्यूशन दे देने से हल हो जाएंगी चीज़ें। हमको कहीं ना कहीं उसका ध्यान उसके ऊपर दिलाने की ज़रूरत है, और ये बताने की ज़रूरत है कि मेरे को क्या तकलीफ होती है और मेरी क्या अपेक्षा है। ठीक है, और उससे पूछ के देखना चाहिए कि क्या करें। 4 सलाह वो वही दे देगा जो आप पहले से दे रहे होंगे उसको। देखे तो देखिए, देखे तो देखिए। पर वो बेसिक ट्रस्ट ऑन इंटेंशन अगर नहीं है, सम्मान में दूसरे को हम अपने जैसा नहीं स्वीकार रहे हैं, स्नेह के तहत हम अपने सुख दुख के साथ साथ उसके सुख दुख का कंसर्न नहीं रख रहे हैं, बात नहीं बनेगी। अगला अगर कोई छुप के गलत काम भी किसी जगह पे कर रहा है ना, उसकी कोई नीड है जिसको वो पूरा करना चाह रहा है। ठीक है, हमको ये पहचानने की जरूरत है कि हमारी नीड और अगले की नीड दोनों कैसे पूरी हो सकती है, कैसे पूरी हो सकती है। उस डिजाइन से हम सोचेंगे ना तो उपाय निकलेगा, उपाय निकलेगा। जिस जिस केस में आप कह रहे हैं ना, घर के केस में आप कह रहे हैं, वो सारी चीज़ों में मैं तो सचमुच ईमानदारी से कह रहा हूँ,
कि अगर एक बार आप पत्नी को ये बात कहेंगे ना कि मुझे बहुत भय लगता है इस तरह से सारा वो करने में, आधी खुशी तो उसको ऐसे ही मिल जाएगी, क्योंकि जिंदगी भर तो डराने के प्रयास में ही इतना मेहनत कर रही है। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। सीरियस होने की जरूरत नहीं है इसमें। मैं तो मुख्य बात सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर हम अपने कंसर्न्स को, अपनी फीलिंग्स को ठीक से अगले से बता के पूछ पाते हैं ना क्या करना चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें उसी से सॉर्ट आउट हो जाती हैं। इनफैक्ट जिस तरह से जब हम सब्जी लाना शुरू करते हैं ना, तब हमको पता चलना शुरू होता है कि सब्जी लाने में भी कुछ एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और पहचानना पड़ता है कि भिंडी कौन सा ठीक है और टमाटर कौन सा ठीक है। नहीं तो अभी तो लगता है कुछ भी उठा के ले आते हैं, इसमें क्या दिमाग लगता है। तो कहीं ना कहीं उन कामों को करने से हमको अगला क्या कर रहा है उसका भी ठीक ठीक पता चल पाता है। नहीं तो हमको अपना योगदान दिखता है, अगले का योगदान नहीं दिखता है। सॉल्यूशन इतनी सिंपल जगहों पर खड़ा है। और एक आखिरी बात मैं कहूँगा, अगला कोई भी चीज़ ठीक नहीं कर रहा हो, वो कह रहे भाई कहता है ऐसा, बहन कहती है ऐसा, लोग कहते हैं ऐसा, हमको रुक के एक बार ये देखने की ज़रूरत है कि भाई बहन या लोग कह रहे हैं बड़ी गाड़ी खरीद लो या पैसे कमा लो या कुछ भी कर लो, उनका फंडामेंटल कंसर्न क्या है। माइक दीजिए उनको, जरा पूछ तो ले, हमको भी तो अनुमान लगे। हेलो जी, कंसर्न क्या है उनका जब वो ये सब कह रहे होते हैं? तो कंसर्न उनका ये भी हो सकता है कि हमारे माहौल में फिट हो जाए, हमारे जैसा ही हो। बार बार निजी उदाहरण देना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, लेकिन उसके माध्यम से हम समाज को ही समझना चाह रहे होते हैं। जी 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 जी। यहाँ एक लड़का मेरे को मिला, अभी वो चला गया, उसने बताया कि आज से 10 साल पहले वो जहाँ जॉब कर रहा था, he was getting some 1.5 लाख, he is in गवर्नमेंट जॉब, 1.5 लाख रुपए उनको मिल रहा था, बट वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब था, ट्रांसफरेबल जॉब था। उन्होंने बोला आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद दिस, आई वॉज मिसिंग माई स्टेट और माई होम। तो वो वापिस आ गए राजस्थान, अभी वो राजस्थान में ही जॉब कर रहे हैं, एंड ही इज गेटिंग 80,000 नाउ। 10 years बैक ही वॉज गेटिंग 1.5 लाख, नाउ ही इज गेटिंग 80,000, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में शायद कम रहता है कुछ ऐसा। 2 दिन तक तो मुझे बड़ा अजीब लगा उनकी ये बात सुन के कि 1.5 लाख रुपए जो आदमी 10 साल पहले कमा रहा था, आज शायद वो 2.5 लाख रुपए ले रहा होता। बोले पे कमीशन भी नहीं आया था उस टाइम, यानी आज वो सैलरी 2.5-3 लाख होती, अभी वो 80,000 कमा रहे। फिर मुझे ये समझ में आया कि ये आदमी ठीक है अपनी जगह पे बिल्कुल, क्योंकि वो संतुष्ट है, उसको 1.5 लाख 2.5 लाख नहीं अच्छा लग रहा, उसको अपने घर पे रहना, अपने परिवार के साथ रहना, अपने होम टाउन में रहना ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं इस तरह से अपनी जिंदगी को देखता हूँ कि मुझे ठीक लग रहा है, मेरा गुजारा ठीक चल रहा है, आई गॉट सम सेविंग, फाइन। लेकिन परिवार में जब बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है भाइयों की या बहनों की, तो उनको लगता है कि ये हमारी तरह क्यों नहीं कर पा रहा है अपनी लाइफ में। अब मैं थोड़ा अपना एग्जांपल दे देता हूँ। लाइक मैं शायद आज की डेट में महीने में 1 लाख रुपए कमाता हूँ, वेरी हैप्पी। मेरे परिवार में ऐसे लोग हैं जो रोज 2 लाख रुपए कमाते हैं, रोज 2 लाख रुपए कमाते हैं। अब उनको लगता है कि ये, अब हम इसके बारे में अपने सर्कल में बात करेंगे तो उनको लगता है कि कैसे बताएंगे ये छोटा भाई क्या कर रहा है, या होता है ना, सब एक कंपैरिजन में पड़े ही रहते हैं। तो उनका कंसर्न इज्जत का है, उनका इज्जत से ज्यादा उनको ये है कि इसने हमारी तरह ग्रो क्यों नहीं किया। तो आपके ग्रोथ की नीड है। हाँ, उनको लगता है कि अगर ये ऐसा करता तो और भी अच्छा होता। मैं बहुत कुछ सोचता हूँ कि कोई बिजनेस करना है तो उसमें मैं ऐसा तो नहीं कर रहा कि बहुत पॉल्यूशन वाली इंडस्ट्री में मैं कोई काम कर लूँ, या मैं कोई ऐसा काम शुरू कर लूँ जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। मैं सोचता हूँ मैं कम कमा लूँ, बट मैं प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाऊँ, उसमें मैं अपने आप को ज्यादा, क्योंकि पैसे की एक सीमित आवश्यकता है, जीवन भी सीमित है। 70 साल 80 साल बहुत कोई जी लेगा, तो 100 साल वो ऐसी उम्मीद कम है। तो मैं तो ये देखता हूँ कि अगर मेरे को रेस्ट ऑफ द लाइफ मेरे को पैसे की कमी नहीं पड़ने वाली है, तो मेरे को पैसे के ढेर पे बैठना जरूरी नहीं है। ये ठीक है, ये समझना जरूरी है कि ये जो बात हमको दिखाई देती है ना, ये अगले को जब दिखाई देगा तभी उसका वो बदल सकता है, जीना बदल सकता है, उसके पहले नहीं बदलेगा। जी। दूसरा,
जब हम बात करने जाते हैं ना और अगला कहता है कि भाई तुमको पैसा कमाना चाहिए, हम इमीडिएटली जस्टिफिकेशन देना शुरू कर देते हैं कि क्यों हमको पैसा नहीं कमाना चाहिए या क्यों मेरी ज़िंदगी ठीक चल रही है। ये जितना आप लिस्ट बताए ना, ये जस्टिफिकेशन का लिस्ट है। ठीक है, हमको ये सोचने की ज़रूरत है कि जो उनका नीड या कंसर्न है मेरे बेहतर होने का या अपने इज्जत का, मुझे नहीं पता, ऐसा इन नंबर ऑफ चीज़ हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक, वो कैसे पूरा हो सकता है, हमारी भी नीड जो है एक व्यवस्थित होकर के जीने की, वो कैसे पूरी हो सकती है, और परिवार के जो दूसरे लोगों की नीड है वो दोनों एक साथ कैसे पूरी हो सकती है, इस अर्थ में सोचने की ज़रूरत है। हमसे बार बार चूक ये होती है कि हम एक पोजीशन ले लेते हैं कि नहीं हमको तो यही करना ठीक है, अब तुम्हारी तुम देखो। ठीक है, तुमको समस्या है तो ये तुम्हारी है, मेरी तो है नहीं, अपना उपाय ढूंढो। जिस भाषा में भी हम कहते हैं उसका मतलब ये पहुंचता है अगले को कि ये तुम्हारी समस्या है, तुम उपाय ढूंढो। ठीक है, मेरी ज़िंदगी तो ठीक चल रही है, मैं तो ठीक निर्णय लेके रखा हूँ, मेरा सब बढ़िया चल रहा। हमको कहीं ना कहीं ये पहचानने की ज़रूरत है कि अगले जो कुछ कह रहा है उसका नीड क्या है, उसका कंसर्न क्या है, और मेरी नीड और अगले की नीड ये दोनों एक साथ कैसे पूरी हो सकती है, उस स्ट्रेटजी पर सोचने की ज़रूरत है। तभी तो हम आपको संबंधी मानते हैं, तभी तो हमारा आपके प्रति स्नेह का भाव है, तभी तो हम अपने सुख दुख के जैसा आपके सुख दुख को मान रहे हैं। ये बात तय होगी, नहीं तो कैसे महसूस होगा किसी को। तो ये डिसीजन ले करके जब हम कम्युनिकेट करने जाते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज जस्टिफिकेशन। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत कर रहे हैं, ये अप्रोच को नहीं बदलेंगे तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा, जुड़ाव ही नहीं हो पाता है। हम एक पोजीशन के साथ खड़े रहते हैं, अगला एक पोजीशन के साथ खड़ा होता है, दो बंद दरवाजे एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं। उतना ही मुझे कहना जी। इसका मतलब कहीं ना कहीं संबंध में या तो स्नेह के भाव को नहीं देख पा रहे हैं, या स्नेह के भाव के साथ व्यक्त कैसे हुआ जाए उस तरीके को पकड़ने में चूक है। सर 2-3 दिन से एक चीज ट्रस्ट, सम्मान और स्नेह, वो चीज समझ में आ रही है, बट अभी भी मुझे दिखता है कि वो कंपैरिजन का बैकलॉग इतना है, उसका कंडीशनिंग इतना है कि जा नहीं रहे, कंपैरिजन हमेशा होते रहते हैं। तो ये समझना चाह रहा था कि क्या मिसिंग है, कि क्यों नहीं समझ पा रहे हो। अगर एक बार आप कंपैरिजन करने का दुख और कंपैरिजन से स्टेट से हटने का सुख अगर आप एक बार बता पाए तो शायद और गहराई में समझ पाऊं। एक दिन तो काफी बात की थी कि कंपैरिजन में रहने से क्या क्या दुख होता है। मुझे लगता है नहीं सर, वो नहीं बैठ रहा है। मतलब अभी भी आप पूछेंगे ना, क्वेश्चन आंसर करेंगे तो मैं खुद से बता पाऊंगा, बट वो अंदर क्यों नहीं बैठ रहा है नहीं समझ गया। पर मुझे ऐसा लगता है कि 1-1.5 घंटे लगा चुका हूं मैं एक दिन उस पर, तो आज और थोड़ा सा इस प्रश्न को कुछ देर के लिए रोक लेता हूं, इन बिटवीन थोड़ा आएगा तो थोड़ी बात कर दूंगा। लेकिन अगर नहीं भी छूट रहा है ना, कोई काम नहीं किया जाए, धीरे धीरे जो जब जब कंपैरिजन हो ऑब्जर्व करते रहा जाए कि सुखी हो रहे हैं कि दुखी हो रहे हैं, आराम में है कि परेशान है, संबंध ठीक हो रहा कि खराब हो रहा, ये ऑब्जर्वेशन करते रहा जाए जब जब भी कंपैरिजन होता है। तो अभी तो मैं इतना ही कहूँगा। भैया छोटा सा, लक्ष्य और कार्यक्रम साम्यता एक नहीं है तो उस पर डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन स्नेह का भाव तो बना रह सकता है। जी बिल्कुल, रहना ही बनता है, रहना ही बनता है। तो अभी जो लास्ट रेफरेंस में जो बात हो रही थी वहाँ पर यही था कि हम संबंध नहीं देख पा रहे, संबंध तो देख पा रहे हैं लेकिन लक्ष्य और कार्यक्रम अगर दोनों का अलग है तो उस तरह से तो इंटरेक्शन या उस तरह से तो व्यवहार नहीं हो पाएगा, लेकिन भाव तो बना रह सकता है। भाव बना भी रहेगा और एक लेवल का व्यवहार भी हो जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि देखिए जो फंडामेंटल लक्ष्य है सुखी होने का ना, वो हर आदमी का लक्ष्य है। आपको भले दिखता हो कि आपका लक्ष्य पैसा कमाना है, हमको ये बात नहीं दिखती है। हमको तो ये दिखता है कि आपका लक्ष्य सुखी होना है। आपको भले ये लगता होगा कि पैसा कमाने के लिए जो है 10 घंटे की नौकरी आपका कार्यक्रम है, हमको ये दिखता है कि समझदार और जिम्मेदार होना आपका मूलभूत कार्यक्रम है। ये हमको दिखाई देता है क्योंकि हमने आदमी को समझा है। और अगर मैं 2 लाइन में आर्टिकुलेट करके आपसे भी पूछूंगा, आप थोड़ी देर में यही कहेंगे कि हाँ चाहता तो मैं भी यही हूँ। लेकिन अभी की जो स्थिति है उसमें नहीं दिख रहा है और कहीं और दिख रहा है, तो वहाँ तो फिर कार्यक्रम तो डिफरेंट हो ही जाएगा। वही तो, कार्यक्रम में विविधता होने में समस्या नहीं है। समस्या 2 जगह है, एक अपना मन खराब होने में, दूसरा अगले के साथ जुड़ाव को एक्सप्रेस नहीं कर पाने में।
देखिए, ये समझना समझाना जो है ना, ये साथ जीने का एक बहुत छोटा हिस्सा है, बहुत छोटा हिस्सा है। जाने अनजाने हम उसी को मुख्य कार्यक्रम मान लिए। अगले के साथ हमारा स्नेह पहुँचे, विश्वास पहुँचे, सम्मान पहुँचे, उस पर हमारा फोकस नहीं होता है। हम कहीं ना कहीं गुरु शिष्य संबंध की तरह जो है समझाने समझाने का काम करते रहते हैं, ये बिना देखे कि अगला उस स्वीकृति के साथ खराब ही है कि नहीं हमारे साथ। और बहुत छोटी छोटी चीज़ों को हम मुद्दा बना लेते हैं बहुत बार, ठीक है, मुद्दा बना लेते हैं, ठीक है। हमको अपना एक सही गलत का नोशन बन जाता है और हम अगले को उसके साथ चलाना चाहते हैं। जैसे मैं एकदम सरल उदाहरण लूँ, मैं मान लीजिए मैं घर में रहता हूँ, ठीक, मेरे भाई को मूवी देखना पसंद है, आइसक्रीम खाना पसंद है, ठीक, वीक में एक दिन घूम के आना पसंद है। हमको लगता है कि ये सब तो बेकार की चीज़ें हैं, इसमें कहाँ समय खराब करें, ठीक, कहाँ समय खराब करें। तो हम उसको समझाइश देना शुरू करते हैं, आइसक्रीम खाना ठीक नहीं है, मूवी देख के क्या होगा, ये 2 जलेबी खा के आ जाओगे तो क्या निकलेगा, ये हम समझाना शुरू कर देते हैं अगले को। हमको लगता है हम समाधान दे रहे हैं, उसका उपाय निकाल दे रहे हैं। अगर ये बताने से उपाय निकलता तो एक लाउड स्पीकर लगा के संसार भर को बता दिया जाता, जी उपाय निकल गया होता। हमको ये तो दिखाई देता है कि ये चीज़ें ठीक नहीं है क्योंकि समय खराब हो रहा है। हमको ये नहीं दिखाई देता कि अगला आदमी दुखी हो रहा है और सुखी होना उसकी भी चाहना है, और ये कोई इतना आपराधिक काम भी नहीं है। आपराधिक काम हो गोली माराना किसी को तो मैं कहूँगा भाई मत मारो, ठीक है। लेकिन अगर वीक में एक दिन घूम के जलेबी खा के आ जाना है, या आइसक्रीम खा के आ जाना है, या एक मूवी देख के आ जाना है, कोई इतना अपराध है क्या? और अगर हमको आपके साथ ये संबंध दिखाई देता है तो 3 घंटा हम दूसरी जगह कहाँ जाके पहाड़ तोड़ देते हैं, वो भी तो देखना चाहिए। हम क्या ऐसा काम कर देते हैं जिससे संबंध और बेहतर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं साथ जीने के संदर्भ में बहुत सारा ऐसा स्पेस है जो अपराध नहीं है। बहुत मैं गोली मार देना तो अपराध है, किसी के घर में चोरी कराना तो अपराध है, वो करने कहिएगा तब तो नहीं कर सकते। लेकिन एक बड़ा रेंज है उस बीच में जीने का, जहां अगले के साथ हमारा स्नेह का भाव है, इसको हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। और इसमें एक छोटी बात और बता दूं तो उससे भी थोड़ा पकड़ने में मदद मिलेगा। हमारा स्नेह को एक्सप्रेस करने का अपना एक ढंग होता है, ठीक। अगला स्नेह को महसूस कर सके उसको सुनने का अपना एक ढंग है, अपना एक ढंग है। जैसे हम आपके लिए स्नेह करते हैं, हम मान लीजिए उदाहरण ले रहा हूं कि मैं आपके लिए स्नेह रखता हूं, उसका पहचान यह है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, कोई समस्या होगी तो हम आपको आकर के डील कर देंगे, ठीक। ये हमारा ढंग है। आपका ढंग यह है कि स्नेह का मतलब कि आप सुबह शाम एक बार हमसे आई लव यू सुनना चाहते हैं, वो नहीं करें, आपके लिए जिंदगी भर खड़ा रहें, आपको लगता है कोई मतलब नहीं। मेरे साथ एक हमारा दोस्त जब IIT PhD कर रहे थे हम लोग, तो वो और उसकी जो एक वहाँ पर वो थी जिससे उसकी शादी होने वाली थी, इंगेजमेंट हो रखा था, उनका मुख्य झगड़ा इसी बात का था, ठीक है। लड़की का कहना यह है कि सुबह शाम हमको एक कॉल कर दिया करो, ठीक, सुबह एक कॉल कर दो, रात एक कॉल कर दो, ठीक। और वो कॉल करके आई लव यू सुनने की अभ्यस्त है, ठीक। उसको लगता है ये आप करेंगे तो स्नेह। लड़के को क्या लगता है? लड़के को लगता है कि सुबह जब 8 बजे नाश्ता करके निकलता हूँ तब से लेकर रात के 11 बजे तक तो तुम्हारे पास ही रहता हूँ, अब 12 बजे फिर कॉल करूँ मैं, ठीक है। उसका पोजीशन ये है कि भाई 8 बजे नाश्ता करके निकलता हूँ, उसके बाद साथ में ही क्लास में रहते हैं, बाकी दिन भर तुम्हारे ही साथ हूँ, 11 बजे तुमको छोड़ के आया हूँ, 12 साढ़े 12 बजे दोस्त के साथ सो ही जाऊँगा, ठीक। तो तुमको क्या कॉल करूँ मैं 12 बजे, ठीक है। अब हमको देखने में तो लगता है कि हम बहुत स्नेह को फॉलो कर रहे हैं 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक करने में, बट अगर इतना कर ही रहे हैं तो 2 कॉल 2 मिनट कर देने में क्या तकलीफ है? ये 2 कॉल का जो 2-2 4 मिनट हम बचा रहे हैं, उसके कारण पूरे दिन झगड़ा हो रहा है, वो दिखाई नहीं देता है। और अगले को अगर वही 4 मिनट से स्नेह में आश्वस्ति और तृप्ति महसूस होती है तो वो 4 मिनट लगा देने में तकलीफ क्या है? अगर मैं लड़के की जगह से देखूं तो लड़की की जगह से देखूं तो दूसरी भाषा बनेगी, पर अगर मैं लड़के की जगह से देख के अभी उत्तर दे रहा हूं, तकलीफ क्या है उसमें? हम बहुत बार बहुत छोटी छोटी चीजों को मुद्दा बना लेते हैं, मुद्दा बना लेते हैं। और बहुत ईमानदारी से देखेंगे ना
तो जैसा अगले को मूवी देखने का शौक है, आइसक्रीम खाने का शौक है, हम जीवन विद्या में 20 साल लगाने के बावजूद भी अपने को शौक बने हुए देखते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो अपने शौक के लिए तो बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होता है हमारे पास, अगले के शौक के लिए सही गलत डिसाइड करने के लिए हम बैठे होते हैं। ठीक है, हमको अगर फेसबुक पर समय लगाने में रुचि है, व्हाट्सएप पर समय लगाने में रुचि है, न्यूज़ देखने में रुचि हो, ABC XYZ इंस्टाग्राम में रुचि हो, हमको लगता है ये रुचि तो ठीक है, लेकिन अगले की आइसक्रीम खाने की रुचि है वो ठीक नहीं है। अगले का कुछ कपड़ा खरीदने का रुचि है, ये ठीक नहीं है। रुक के एक बार देख तो लें, हमारी भी तो कुछ रुचि नहीं बची हुई है इतने अध्ययन अभ्यास के बाद भी। तो ये जिस लैंग्वेज में अगला चीजों को समझता है ना, कम्युनिकेशन उस लैंग्वेज में करेंगे तो कुछ पहुंचेगा अगले तक। ऑफ कोर्स ये बात अगले के लिए भी लागू होती है कि मुझे अगर लड़की की जगह से कहना हो तो मैं उसको ये बात समझा सकता हूँ कि ये 4 मिनट की जगह तुमको 13 घंटे तो मिले हुए हैं, उसको भी तो पहचान सकती हो। लेकिन भाई सॉल्यूशन तो 2 में से किसी भी तरफ से चला जा सकता है, और जो पहल करे वहीं से सॉल्यूशन है। तो ये समझने की जरूरत है कि जिस लैंग्वेज में अगला चीजों को सुनने समझने का आदी है, हम उस लैंग्वेज में बात करेंगे या हम अपने लैंग्वेज में बोलते रहेंगे। आपको हिंदी आती है तो हम हिंदी में बोलें कि अंग्रेजी में बोलें? इतना सीधा उत्तर है ना। हम अंग्रेजी में बोलें और फिर आप तक बात नहीं पहुंचे तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप समझना नहीं चाहते हैं, जीना नहीं चाहते। इसका मतलब इतना ही है कि मेरा तरीका आपके साथ कंपेटेबल नहीं हो रहा। तो 2 में से किसी एक को बदलने की जरूरत है। कौन बदले का उत्तर वही है हर बार, जिसको उसकी जरूरत महसूस होती है वो बदलाव करे, जिसको नई जरूरत महसूस होती है वो क्या बदलाव करेगा। तो एक पूरा रेंज है हमारे जीने का जहां हम एक दूसरे के लिए केयर को, स्नेह को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ठीक है हमको सारी परिस्थिति के साथ ये लगता हो कि जीने का ये मॉडल है, पर हमको ये भी तो दिखना चाहिए कि अगला भी मानव है, मेरा संबंधी है, उसका भी सुख दुख कुछ चीजों पर निर्भर करता है। तो उसके सुखी होने के संदर्भ में हम अपने सुख को बनाए रखते हुए अगर कुछ कर सकते हैं तो क्यों नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो हमको ये पहचानना पड़ेगा कि सचमुच स्नेह का भाव है कि भाषा है। कि नहीं, ये तो हमको पहचानना पड़ेगा ना। अगर हमको अपने सुख दुख का ध्यान है और आपके सुख दुख को हम नहीं उस तरह से देख पा रहे हैं, हमको लगता है सही गलत का ठप्पा मार देने से अगला का बदलाव हो जाता है और जिन चीजों में वो सुख देख रहा है वो सब छूट जाता है क्या? इतने दिनों से तो हम लोग शिविर सुन रहे हैं, संवेदना में सुख नहीं है, ठीक है, कितने लोगों का छूट गया। वो प्रक्रिया पकड़ना जरूरी है जी। हम एक यार्ड स्टिक और पैमाना पकड़ के किसी को दे देना चाहते हैं और लगता है वही समाधान है। हमको एक बार रुक के देखने की जरूरत है कि एक जीने की भी जगह होती है, और आप थोड़ा सा अगले का केयर करना शुरू करते हैं ना, अगले को पहुंचने लगता है कि आप केयर करते हैं। ये जो डिजाइन है ना कि हम सही गलत बता दिए, बात खत्म हो गई, ये डिजाइन से आप जुड़ नहीं सकते हैं दूसरे से। ट्राई करके देखिए, आपसे भी कोई जुड़ेगा इस डिजाइन से तो आप जुड़ा हुआ नहीं महसूस करेंगे जी, नहीं महसूस करेंगे। तो हमको कहीं ना कहीं अगले के लैंग्वेज को पकड़ने की जरूरत है, उसकी भाषा को, उसके तरीके को पकड़ने की जरूरत है। मैं हर बार कहता हूं कि आपको आइसक्रीम खाने का मन कर रहा हो, मैं आपको आइसक्रीम ना दूं, संसार की सभी मिठाइयां लाके दे दूं, आपका मन भरेगा? नहीं भरेगा। हमको लगता है हम तो पूरा 1 लाख की कमाई दे दिए तुमको, वेराइटी ऑफ मिठाई ला करके, ज्वेलरी ला के, ABC XYZ दे के, ठीक है। मैं भूख किस चीज की थी? वो नहीं दिए तो सब देना व्यर्थ है। तो हम कि नहीं, जी बिल्कुल। तो हमको चाहिए आइसक्रीम, अगला देता रहता है सब तरह के 56 भोग आइसक्रीम को छोड़ के। तो उसको लगता है कि पूरी कमाई जिंदगी की तो तुम्हारे ऊपर लुटा रहे हैं, फिर भी तुम रोए जा रही हो, ठीक है। ये दिखना तो जरूरी है कि उसकी नीड आइसक्रीम की है, वो नहीं दे रहे हैं, बाकी सब दे भी रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है?
ये अगले की नीड को पकड़ना थोड़ा शुरू करेंगे ना, तो दिखेगा कि कुछ ज़्यादा नीड नहीं है जी, बहुत थोड़ी ज़रूरतें हैं। अगला जो कर रहा है उसको कहीं रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है, उसको कहीं स्वीकारने की ज़रूरत है, उसको कहीं अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। और उसकी जो छोटी मोटी शौक बन गई है ना, उसको अपनी सीमा में रहते हुए पूरा भर भी कर देंगे ना, तो उतने से भी ज़िंदगी की 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और मैं गलत करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं पहले बता दूँ, ऐसे ही हम बहुत कुछ कर ही रहे हैं। अगर एक लड़का दिन का 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक लगा रहा, तो 15 घंटा तो लगा ही रहा है ना जी। इस 15 घंटे में 2 घंटा बचा ले और शाम को 2 मिनट, सुबह 2 मिनट, 4 मिनट लगा दे, तो 1 घंटा 56 मिनट बच सकता है उसका, जिसमें वो और दूसरे काम कर सकता है कि नहीं। ये समझना जरूरी है। बढ़िया। श्याम भैया, एक हाँ, जैसे मैं टीचिंग करता हूँ, तो सपोज करो मेरी सैलरी ज़्यादा नहीं है, तो मेरे रिश्तेदार बोलते हैं तू शाम को ट्यूशन पढ़ा ले और पैसे कमा ले। तो बजाय इसके कि मैं उनको बोलूं कि नहीं मुझे पैसे की ज़्यादा नीड नहीं है, मैं उनको बोलता हूँ यार मैं थक जाता हूँ पूरा दिन और फिर शाम को मैं नहीं पढ़ा पाता हूँ, या मैं पढ़ाना भी चाहूँ तो स्टूडेंट्स आएंगे नहीं। हालांकि मैं ये सच नहीं बोलता हूँ, पर ठीक है, मतलब देखिए हमसे मैं कन्विंस करने की हमसे अगर पूछेंगे तो मेरा तो बहुत सिंपल उत्तर होगा कि शाम को मैं बच्चों के साथ समय लगाना चाहता हूँ, ताकि हमारा एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना रहे। ठीक, अगर वो समय ट्यूशन में लगा दूंगा तो वो बॉन्डिंग टूट जाएगा। क्या करना चाहिए हमको, पूछ के देखिए ना। उसको अपने घर का दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि वो शाम को ट्यूशन पढ़ा रहा है और बच्चे के साथ रिश्ता खराब हो रहा है। उसको अपने घर का दिखना शुरू हो जाएगा। उसको बताइए ना कि शाम का हम ये समय लगाएंगे तो पत्नी दिन भर जो हमारा वेट करती रहती है, उसकी इमोशनल नीड कहाँ से पूरी होगी, और नहीं पूरी होगी तो परेशान होगी कि नहीं होगी, परेशान होगी तो लौट के हमको परेशान करेगी कि नहीं करेगी। आप पूछ के देखिए ना, उसको अपने घर का दिखना शुरू हो जाएगा कि पत्नी दुखी होकर के कहीं और मन लगा रही होगी या सिर फोड़ रही होगी। एक दूसरा सवाल था, जैसे आपने बताया था कि बाबा जी के पास कोई आए थे, उन्होंने बोला था कि आपको संन्यास ले लेना चाहिए, ये गृहस्थ में रह के आप वो अचीव नहीं कर सकते उस गोल को। तो बाबा जी ने ठीक है उनको सम्मान दिया, पर बिठा के उनको समझाएंगे क्या कि नहीं हो सकता है, वो कर सकते हैं। कभी कभी ठीक है भाई सामने वाला बोल रहा है, उसकी जो भी सोच है उसके हिसाब से करेंगे तो हम अपनी ही, लेकिन उसको अगर हम हर किसी को समझाने बैठ जाएंगे, इतना शायद अब हमारे पास टाइम भी नहीं रहता है। बिल्कुल अलग से समझाने की जरूरत नहीं है। जो आप 2 लाइन 3 लाइन ही बोलते हैं ना, उसको सम्मान और स्नेह के साथ बोला जाए और धीरे धीरे कुछ ऐसे प्रश्नों को आर्टिकुलेट किया जाए जिसमें अपना जवाब भी चला जाए और अगले का एक लेवल का ध्यानाकर्षण भी हो जाए। बोलते तो हम ऐसे भी हैं ना, 2 लाइन 3 लाइन कुछ तो बोलते ही हैं। वो 2 लाइन 3 लाइन और बेहतर ढंग से बोल सकते कि नहीं, इतना मुद्दा है। तो बहुत समझाने का प्रोग्राम बनाए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो 2 लाइन 3 लाइन ही हम बोलते हैं वो और इफेक्टिव और पावरफुल और कम्युनिकेबल हो सके, उस पर थोड़ा सोचने की जरूरत है। मैं तो इतना ही कह रहा हूँ। और फर्क दिखाई देता है। मैं तो अपनी जिंदगी में ही देखता हूँ। 5 साल पहले किसी से मिलता था तो कितना बात कर पाता था, आज कितना कर पाता हूँ। आज ये दिखता है कि आज 5 मिनट में भी मैं उतना इफेक्टिवली बात कर पाता हूँ जितना पहले आधे घंटे में नहीं कर पाता था। वो कुछ चीज़ों के सेट होने की बात होती है। कंपेटेबिलिटी एक बार किसी के साथ बैठ गई, कम्युनिकेशन हो जाता है। वो नहीं बैठी है, कितना भी हाथ पैर मारते रहिए, कुछ बहुत कम्युनिकेट नहीं होता है। धीरे धीरे अभ्यास से वो चीज़ आ पाती है कि हम दूसरे की परिस्थिति स्थिति को ठीक ठीक समझ पाते हैं और उसके हिसाब से कनेक्ट हो लेते हैं। एक बार कनेक्ट हो गया ना अगला आपके साथ, वो बहुत दूसरी तरह से सोचना शुरू करता है। एक बार उसको दिखने लगा कि एक सेंस ऑफ केयर है आप में उसके लिए, वो बिल्कुल दूसरी तरह से सोचना शुरू कर देता है कि नहीं। खास करके घर की महिलाओं के साथ तो हमको बहुत सरल लगता है। थोड़ा ठीक से हम जीना शुरू करें ना, रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव है। इसलिए परिवार में तो मुझे हमेशा लगता है कि चीज़ें हल हो सकती हैं। हमको लगता ही नहीं है कि कठिनाई है। कहीं ना कहीं भावपूर्वक जीने के बदले हम सही गलत को तर्कपूर्वक सिद्ध करने को अपना गोल बना लिए।
एक दूसरे के साथ भावपूर्वक जीने के बदले, उस भाव का एक्सप्रेस करने के बदले, उस भाव में थोड़ा समय लगाने के बदले, एक दूसरे की रुचियों को थोड़ा ध्यान रखने के बदले हम सही गलत का भाषण देने वाले शिक्षक हो गए। तो हमको ये समझना जरूरी है कि परिवार एक जीने की जगह है, न कि एक दूसरे को लगातार शिक्षा देते रहने की जगह है। आप हमारे साथ भी जिएंगे जी, आपको एक लेवल की सूचना मिल गई, उसके बाद मैं रोज रोज आपको बैठा के सूचना देता रहूं, ठीक है, आपको कैसा लगेगा हमारे साथ? किसी एक लेवल पर आदमी जीना चाहता है ना जी, और जीने का मतलब सिर्फ ये सूचना का ट्रांसफॉर्मेशन करना या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना नहीं होता है ना। जीने का एकदम सिंपल मतलब है, जैसा हम अपने सुख दुख के लिए कंसर्न हैं वैसा आपके सुख दुख के लिए कंसर्न रहते हैं। उस सेंस ऑफ केयर के तहत, उस सेंस ऑफ अफेक्शन के तहत हम आपके जीने में जितनी अनुकूलता हो सकती है अपनी तरफ से प्रोवाइड करने का कोशिश करते हैं। और गलत करने में नहीं कह रहा हूं, मैं पहले क्लियर कर दूं, ठीक है, गलत करने में बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। हम बहुत काम ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं करते हैं जो अगले को चाहिए, उस लैंग्वेज में नहीं करते हैं जिस लैंग्वेज में अगले तक पहुंचे, तो हमारा बहुत सारा करना फिर व्यर्थ जाता है। बढ़िया, लौट आए। हाँ, कुछ कह रही हो? लास्ट इसको पूरा करके हम आगे चलेंगे। अब फिर मेरे को ऐसा लगता, आपने बोला कि सामने वाले की लैंग्वेज में करो, तो अगर सपोज मैं कर रही हूँ तो फिर ऐसा नहीं लगेगा कि बार बार मैं ही अपनी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके उसके लिए कर रही हूँ? वेट अ मिनट, ये जो कंप्रोमाइज करना शुरू किए ना, हम बिल्कुल नहीं बोले हैं कंप्रोमाइज करने के लिए। हम तो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि भाई 15 घंटा लगा रहे हो तुम, 4 मिनट और लगा लो, और इस 15 घंटा में 2 घंटा बचा लो, 1 घंटा 56 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंप्रोमाइज, ठीक है, एक बात। दूसरा, अगर ये कंप्रोमाइज जैसा लगने लगे अगले का ध्यान रखना ना, तो हमको ये स्वीकार करके पूछना चाहिए कि क्या सचमुच मेरे में स्नेह का भाव है अगले के लिए कि नहीं है। ये सवाल पूछना चाहिए कि ये स्नेह का भाव हमको अगले के लिए अपने में है कि नहीं है। तो हम बिल्कुल अपनी ज़रूरत को काटने के लिए नहीं बोल रहे कहीं, मैं बहुत क्लियरली बता दूं, मैं किसी भी जगह से ये बात नहीं कह रहा हूं कि अपनी ज़रूरत को काटा जाए। मैं तो इतना ही कह रहा हूं कि अपनी ज़रूरत के साथ साथ अगले की ज़रूरत का भी ध्यान रखा जाए और दोनों को पूरा करने के उपाय सोचे जाए। हमको लगता है कि मेरी ज़रूरत सही है, अगले की ज़रूरत गलत है, उसको क्या पूरा कर, बताइए। तो जैसे अभी ये हुआ, पर जैसे अगर कोई एक मटेरियलिस्टिक और एक नॉन मटेरियलिस्टिक है, नॉन मटेरियलिस्टिक जो इंसान है उसको सपोज ये समझ में भी आ गया सब कुछ, हमने जो कल ही पढ़ा जो यूनिवर्स वाला वो सब चीज़ें, तो उनको सब कुछ अगर लगता है कि नहीं इसका कोई सेंस नहीं है। यहीं पे रोक लेता हूँ। अगर इतनी बात समझ में आ जाए ना कि मेरे पास सुविधा की बहुत ज़रूरत नहीं है, तो मेरी 10,000 भी सैलरी होगी तो 8,000 आपके ऊपर खर्च कर सकता हूँ कि नहीं। अगर हमको समझ में आ गया कि मेरी सुविधा की बहुत ज़रूरत नहीं है, मेरी ज़िंदगी 2,000 में चल जाती है और मैं 10,000 कमाता हूँ, तो 8,000 आपको दे सकता हूँ ना जी। पर फिर वो तो वेस्ट लगेगा ना। क्या चीज़? कि मतलब वो पैसा बर्बादी की तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं लगेगा? वही, ये बात को पहचानना चाहिए हमारे लिए कि अगले के साथ संबंध महत्वपूर्ण है कि पैसा महत्वपूर्ण है। पर फिर मतलब अगर आप ये सब समझ लियो और फिर आप गलत जगहों पे पैसे खर्च कर रहे हो, गलत को पहले आइडेंटिफाई करो, ये चोरी और अपराध है या आइसक्रीम खाना है। ऐसे ही मतलब कपड़े लेना, ज्वेलरी लेना। गलत एक बहुत जनरल शब्द है, देखो, ठीक है। तो हम अपराध के लिए नहीं कह रहे, ठीक है, हम तो उस बीच के रेंज के लिए कह रहे हैं कि आइसक्रीम खरीद लें, खा लें, कि कपड़े खरीद लें, कि जलेबी खा लें, ठीक है, कि घूम आए कहीं, कि एक मूवी देख लें, कि वीक में एक दिन बाहर जाके खाना खा लें। भाई एक आदत हम ही बनाते हैं 10 साल से किसी का, ठीक है, 10 साल 20 साल से, फिर एक दिन हमको ज्ञान हो जाता है, फिर हम चाहते हैं कि अगले दिन वो बदल दे। मैं तो पुणे में एक वर्कशॉप ले रहा था, तो ज़्यादातर बच्चों की यही शिकायत थी। 15 साल 16 साल के बच्चे, अब माँ बाप उसको 15 साल तो एकदम कॉर्पोरेट के लाइफ में जिलाए,
ठीक है, रोज पार्टी रोज रेस्टोरेंट। अब जब जीवन विद्या कर लिए तो उसको कह रहे हैं बेटा ये सबसे क्या होता है, घर का खाना खाओ बड़ा अच्छा है। कैसे बदलेगा जी बच्चा, कैसे बदलेगा? तो उस समय अगर हमको लगता है कि नहीं खाना खिलाना अगले को रेस्टोरेंट में वीक में एक दिन भेज देना ठीक नहीं है, तो ये तो देखिए हमको रिव्यू करने की जरूरत है कि हमने तरीका क्या अपनाया है। तो मतलब रीजनेबली सामने वाले को भी समझाते हुए एक प्रोग्राम बनाओ समझाना बाद में करिए। अच्छा। ये हम एकदम समझाने के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि हमारे पास तुरंत सलाह है दूसरे के लिए। मैं यही कह रहा हूँ बार बार कि जो आइसक्रीम खा रहा उसको नहीं दिखाई दे रहा है कि वो आइसक्रीम खा करके जो है सुविधा में सुख ढूंढ रहा है। बता देने से दिखने लगता है क्या? मैं आपको खूब बता दूं कि इस तरह के कपड़े पहनने से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, आप छोड़ देते हैं क्या? देखिए एक टीचर के रूप में रोल अलग होता है, एक हस्बैंड के रूप में, एक वाइफ के रूप में, एक फादर के रूप में, एक बच्चे के रूप में रोल अलग है। मैं हर बार उस पर ध्यान दिला रहा हूँ कि व्यवहार एक अलग चीज है, व्यवहार में न्यायपूर्वक जीना एक अलग चीज है, वो गुरु शिष्य संबंध नहीं है, नहीं है। तो जैसे व्यवहार में एक छोटा सा एग्जाम्पल है लास्ट की, जैसे व्यवहार में एक ऐसा जैसे बातें होती है तो कि दोस्त, अगर आपकी कोई दोस्त है, सखी है मतलब, तो अगर उसका किसी के साथ में रिश्ता है सब, तो उनके साथ में कुछ गलत नहीं करना चाहिए। तो वो चीज़ तो फिर एक रूल, तो रूल वैसे जो सोसाइटल रूल्स है वो सब मतलब एक्सेप्टेबल है। नहीं समझा मैं, बहुत लंबी बात है, ठीक है अलग हाँ से। तो लंबी बात को छोड़ देते हैं। मैं प्रश्न नहीं समझ पाया, आई एम सॉरी। भैया एक छोटा सा क्वेश्चन, हाँ एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। जैसे अभी इन्होंने बोला कि कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हमें समझ आ रहा है कि इनकी भी, सामने वाले की भी ये नीड है, और हम संबंध में है, इसे हमें फुलफिल करना है, बट हमारी भी एक नीड होती है, ठीक है। थोड़े दिन हमने उनकी नीड के अकॉर्डिंग करा, जैसे वेट अ मिनट, मैं यहीं पे रोकूंगा। ऐसे उपाय ढूंढने की जरूरत है कि हमारी नीड और अगले की नीड दोनों हो सके। आप शुरू ही यहाँ से कर रहे हैं कि हमने अपनी नीड छोड़ दी और अगले की पूरी करने लगे। हम ये बात बिल्कुल नहीं कह रहे। जैसे फॉर एन एग्जांपल इसमें क्या बिठाया जा सकता है, जैसे मेरे सोने का टाइम होता है और मेरे हस्बैंड के मतलब वो ऑफिस से लेट ही आते हैं, दिन खाना खाया और फिर बाहर घूमने की या फ्रेंड से मिलने की इच्छा रहती है, बट मेरे को 9:30-10 बजे तक ऐसा हो जाता है कि नींद आने लग जाती है। तो अब उसमें तो कुछ बैलेंस ही नहीं हो सकता है। मुझे ऐसे ही होता है कि इन जनरल कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। वही बता रहा हूँ इसका उत्तर। देखिए इसके लिए बहुत सहज बात है कि हस्बैंड की एक नीड है फ्रेंड से मिलना, ठीक है, लोगों के साथ शेयर करना। हस्बैंड की एक और नीड है व्यापार ठीक से चलना। आपकी अपनी कुछ घर की नीड है और सोने की समय से नीड है। अब हमको आपस में बैठ के बात करके वो स्ट्रेटजी ढूंढने की जरूरत है कि हमारा 10 बजे सोना भी हो जाए और फ्रेंड से मिलना भी हो जाए, ठीक है। वो उपाय से सोचेंगे ना तो उपाय मिलना शुरू हो जाएगा, उपाय मिलना शुरू हो जाएगा। हो सकता है वो ऑफिस से पहले निकल आए, हो सकता है वो फ्रेंड से मिलने का कोई और समय निकाल लें, ठीक है। हो सकता है उसके कोई और तरीके डिजाइन कर लिए जाए, शायद डिनर पे ही बुला के मिल लें, ठीक है। ये उपाय सोचेंगे ना, एक दूसरे के नीड को ध्यान में रख करके उपाय सोचने जाएंगे तो उपाय मिलेगा। आप अगले से ही पूछ के देखिए ना, मैं तो एकदम सरल उपाय कह रहा हूँ, आप कुछ नहीं करिए। आप अगले से बस इतना पूछिए कि मैं 9:30-10 बजे तक थक जाती हूँ, मुझे नींद आने लगती है, अगर मैं ना सोऊं तो मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, मुझे क्या करना चाहिए? क्या उत्तर मिलेगा बताइए? अभी टेस्ट कर लेते हैं। दिन में सो लेना चाहिए। हाँ, वो अगर ये उत्तर दिया ना आपने, दिन में सो लेना चाहिए, हमको भी बहुत ईमानदारी से देखना चाहिए कि अगर सचमुच दिन में सो लेने से वो काम पूरा हो जाता है तो हम क्यों एरोगेंट हुए कि नहीं सोएंगे। एक सलाह अगर आया कि दिन में सो लेना चाहिए और सचमुच वो लगता है कि ये हो सकता है, तो हम क्यों एरोगेंट बने कि नहीं हमको तो यही करना है। एक अच्छा समाधान है। अगर दिन में सोने का समय नहीं मिलता है या बाकी काम रहते हैं तो हमको बहुत अच्छे से बताना चाहिए कि भाई दिन में ये काम रहता है इसलिए मैं नहीं सो पाती हूँ, ठीक है। बात करके तो देखिए। अरे भाई अगला आदमी है, हमको थोड़ा भरोसा करने की जरूरत है कि वो भी आदमी है, शुभ चाहता है, उसका भी एक केयर और कंसर्न का फीलिंग है हमारे लिए परिवार में। छू के तो देखिए उसको, ठीक है। अगर वो यही कह देते हैं, मान लो कि तुम सो जाया करो, मैं अकेले चली जाऊंगी, ठीक है, मैं अकेले चला जाऊंगा, तुम सो जाया करो, एकदम अगला लाइन कह के देखिए ना कि मुझे उसमें भी खराब लगता है,
ठीक है, मुझे लगता है कि आप कहीं जा रहे हैं तो मुझे भी साथ होना चाहिए। कह के तो देखिए क्या कहता है अगला। हमको लगता है कि अगले को कोई मतलब ही नहीं रह गया है हमसे, ठीक है, हम उस तरह से बात करना शुरू करते हैं। थोड़ा छू के तो देखिए अगले के उस इनर कोर को, देखिए पलट के कुछ करता है कि नहीं आपके लिए, सोचता है कि नहीं आपके लिए। और मैं एक बार भी सलाह नहीं दे रहा हूँ, सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, मैं तो बस पूछ रहा हूँ अपनी स्थिति के साथ कि वे बताओ क्या करें। सॉल्यूशन देना अकेले हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है जी। हम साथ साथ में जी रहे हैं तो हम साथ साथ स्ट्रेटजी को निकालेंगे। आजकल सॉल्यूशन देने में हम भरोसा रखते हैं। बहुत बार ये पॉसिबल है कि अगला बहुत अच्छा सॉल्यूशन लेके आ जाए। जैसे यही बात है कि दिन में सो लेना चाहिए, बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। अगर किसी के पास दिन में समय है तो हो सकता है हमारे दिमाग में ना भी आ रहा हो, लेकिन बढ़िया दिन में 2 घंटा सो सकते हैं। हाँ और क्या, माइक दे दीजिए। ये लास्ट लेके इसको क्लोज करते हैं अब हम, टाइम हो गया है काफी। भैया आपने दोनों का नीड पूरा होना चाहिए ये बताया था। इसमें कुछ परिवार ऐसे होते हैं कि स्पिरिचुअल टूरिज्म में भी लगे हुए हैं। कुछ समय में अलग जगह पे गए, कुछ जगह पे अलग जगह पे गए, आसाराम से लेके सभी लोगों के पास जाके आए, तो वर्ड्स तो बहुत आ जाते हैं। तो बच्चों को भी इस तरह के ज्ञान देते हैं, और परिवारों में भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो जाते हैं तो पंचायती भी करने लग जाते हैं। जी नॉलेज तो हो ही जाता है, जी। लॉजिकली यू बिकम। और ओशो को पढ़ लेते तो बहुत ज्यादा ही लॉजिकली हो ही जाता है। सही बात है। तो अब क्या होता है कि उनके बच्चे मैरिज एज में हो जाते हैं, अब वो रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो उनको एनकरेज कैसे किया जाता है कि वो बोलते हैं कि यू आर नॉट मैरिज मटेरियल, दिस इज क्लियर, राइट, यू आर नॉट मैरिज मटेरियल, लेट्स कम इनटू ए रिलेशनशिप। अब वो क्यों है, वो हैदराबाद में पढ़ रही है और वहां पे उसको डेली 4 साल का जो नीड्स है उसको जरूरत है, बंदे के पास स्कूटर है, गाड़ी है, तो ये रिलेशनशिप को वो बहुत ही ऐसे प्राउडली बताते हैं कि मैं तो बहुत फ्रैंक हूँ, हम एडवांस है, और पेरेंट्स एनकरेज करते हैं। ये मेरा बच्ची बहुत बोल्ड है। अब ऐसे जो रिलेशनशिप में जो लड़का चला गया वो इमोशनली बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर गया। अब वो तो आधा मरा है, वो अपने रिलेशनशिप में फर्दर रिलेशनशिप ये तो अलग हो गए, ये नाउ मैरिज मटेरियल ढूंढ रहे हैं। 50 लाख 60 लाख ऐसा दिखना चाहिए, वैसे दिखना चाहिए, उसके पहले टाइम पास मटेरियल है। यस। अब वो बच्चा, अच्छा अभी यहाँ पे क्या है, बहुत ईमानदार है, उन्होंने पहले ही बता दिया, आदमी को बी लिटिल कर दिया, यू आर नॉट मैरिज मटेरियल, तो वो तो बच्चा पहले दब गया। अब वो अंदर ही अंदर घुट रहा है, और वो कभी कॉल कर लो, कभी ये कर लो, वो कर लो, अब वो तो आधा मरा है, ही इज नॉट एबल टू लिव ए नॉर्मल लाइफ। अब इसमें पेरेंट्स भी क्यों ऐसा इंकरेज करते हैं, उनका भी 4-5 चक्कर चल रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने इन-लॉज को ब्लैकमेल कर रखा है, तुमने कुछ कहा तो मैं छोड़ दूंगी, समाज में तुम्हारा नुकसान कर दूंगी। अब इस तरह के फॉर्मेट में ये लोग क्या करते हैं, यूज एंड थ्रो। एक आदमी को नीड्स को तो खतर ही नहीं करना है, यूज एंड थ्रो। अब यहाँ पे हमारे बच्चे या हम लोग ऐसे फ्रेंडशिप में या रिलेशनशिप में ना फंसे, कैसे अपने आप को सुरक्षा रखें। मैंने तो एक ही सलाह दिया उस बच्चे को, इतना कांड होने के बाद भी कोई फोन करके अभी 11 तारीख को काम बता दिया, फिर भूल गए। मैंने बोला आज के बाद इमीडिएट ब्लॉक करो, अलविदा कह दो, और उसके बाद कोई बात ही नहीं करनी, क्योंकि तुम्हारे पीस ऑफ माइंड की वजह से हम लोग सबको राय लेते हो। तो इसमें आप कैसे बता रहे हो कि लोग बाग पब्लिक को या मानव को इस्तेमाल करने के लिए ही बैठे हैं, ऐसे परिवार, तो कैसे बताओ। ठीक कह रहे हैं। क्या हो रहा है नबी, हम अब जंप कर जा रहे हैं इस जगह पर कि अपने ठीक होने की बात हम अब नहीं कर रहे हैं, परिवार में ठीक जीने की बात नहीं कर रहे हैं, समाज को ठीक करने की बात कर रहे हैं। पहले वो क्लियर हो जाए कि हम जंप किए हुए हैं स्टेप को, ठीक। अब समाज को ठीक करने का हमसे पूछेंगे तो मेरे हिसाब से तो पहला स्टेप में शिक्षा संस्कार ही ठीक होना चाहिए कि वो लड़का गया क्यों, जब उसको बता दिया कि मैरिज मटेरियल नहीं है तो गया क्यों रिलेशनशिप में। अगर मैं अपने रहूंगा तो मैं तो अपने से ये सवाल पूछूंगा कि अगला हमको कह रहा है कि तुम मैरिज मटेरियल नहीं हो, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हम जाएं क्यों।
हम जाएं क्यों? हम जा रहे हैं इसका मतलब हमको रोग लगा हुआ है ना जी। तो किसी जगह से उपाय को ढूंढ, अब क्या करें? अब तो जब बता ही रखी है मैरिज मटेरियल नहीं है तो अपना रास्ता ढूंढो अगला। सिर क्यों मार रहे हो फिर वहां? और ये बात ठीक है कि ये प्राउडली कहना कि हम बोल्ड हैं और बच्चियां बोल्ड हैं, बच्चे बोल्ड हैं। हमसे तो कोई भी कहे तो हम तो एक ही लाइन पूछेंगे, सुखी हो कि नहीं, तृप्ति मिल रही है कि नहीं। हमको क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे बोल्ड होने से, अनबोल्ड होने से, ठीक है। हमको तो एक ही लाइन पूछना, सुखी हो रहे हो कि नहीं, तृप्त हो रहे हो कि नहीं। हो रहे हो, तुम्हारी जिंदगी तुमको मुबारक, ठीक है। नहीं हो रहे हो, खुद ही रिव्यू करोगे इस बात को। ठीक ढंग से अगर अगले को अपना संबंधी मान के सवाल पूछते हैं ना, उत्तर मिलना शुरू हो जाता है। और ऐसे किसी भी केस में पढ़ना हो ना, मेरी एक छोटी सी सलाह है, आप चाहे लड़के के पक्ष से हो चाहे लड़की के पक्ष से हो, जब भी समाधान ढूंढने जाए ना, दोनों के शुभ को ध्यान में रख करके समाधान ढूंढा जाए। उस लड़के और लड़की दोनों को अपने संबंधी के रूप में अपना मान करके दोनों के प्रति स्नेह के भाव को बनाए रखते हुए समाधान ढूंढा जाए, 99% चांस है कि आप सफल हो जाएंगे। कि वो लड़का और लड़की दोनों हमारा संबंधी है, दोनों के प्रति मेरा स्नेह का भाव है, दोनों की जिंदगी का सुख बढ़े और वो अपने में आगे बढ़ सकें, इस रूप में दोनों के शुभ को चाहते हुए हम समाधान ढूंढते हैं ना, उपाय निकलता है। हम जैसे ही कोई एक पार्टी हो जाते हैं ना, फिर समाधान नहीं निकलता बहुत, क्योंकि एक पार्टी हो जाने का मतलब ही है कि अब दूसरे का शुभ हमारे ध्यान से हट गया है। एक पार्टी हम जैसे ही हो जाते हैं ना, वो बात ही खत्म हो जाती है, फिर आगे बात बहुत बढ़ती नहीं है। समाधान ढूंढने की पहली शर्त है कि दोनों ही पार्टी हमको अपने संबंधी के रूप में दिखाई देता है, दोनों के प्रति हमारा स्नेह का भाव है, ठीक है। दोनों की नीड कैसे पूरी हो सके, दोनों का शुभ कैसे हो सके, दोनों जिंदगी में आगे कैसे बढ़ सकें, इस रूप में उपाय सोचने की जरूरत है। ये ठीक है कि वो उलझ गए एक जगह पर, तो उस उलझन का कुछ परिणाम तो जिंदगी में आगे मिलेगा ही, उसको कौन बचा सकता है। हमने अगर एक दूसरे का सिर फोड़ ही लिया है तो दर्द तो 6 महीना 3 महीना जो रहेगा वो झेलना ही पड़ेगा, वो समाधान तो निकलेगा भी नहीं। लेकिन आगे दोनों अपनी जिंदगी में कैसे बढ़ सकते हैं ताकि अपने सुख समृद्धि को बढ़ा सकें, उसको ध्यान में रख के उपाय सोचेंगे तो 99% चांस है कि मिल जाएगा। कोई एक पार्टी से खड़ा होकर सोचेंगे, चाहे लड़के की पार्टी से सोचिए चाहे लड़की की पार्टी से सोचिए, झगड़ा और ब्लेम और दूसरे को मजा चखाना और अगले ने हमको चीट कर दिया, धोखा दे दिया, इसके अलावा कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। एकदम ट्राई करके देखिए ना, हम तो समाज के लिए भी खुले हैं, करके देखना चाहिए, करके देखना चाहिए होता है कि नहीं। आप उसमें एक पार्टी भी हैं तब भी आप सॉल्यूशन सजेस्ट करें, दोनों के शुभ को ध्यान में रख के सजेस्ट करें ना, देखिए होता है कि नहीं। भैया इसमें तो इस्तेमाल करना ही उद्देश्य, ऐसा अगर सोच रखा है तो वहां पे हम नीड को कितना भी प्लीड भी करें, वहां पे होता ही नहीं। एग्जैक्टली देखिए इसमें हो क्या रहा है, अगले का नीड है इस्तेमाल करना, ये तो हमको दिख रहा है, लेकिन मैरिज मटेरियल नहीं हो तुम, ये बताने के बाद भी हम रिलेशनशिप में जा रहे हैं, तो हम भी तो कहीं संवेदना से सुख ढूंढ रहे हैं। ये पोजीशन भी तो देखना पड़ेगा। अगले का दिख रहा है कि वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमको भी तो दिखना चाहिए कि दिया जल रहा है ये तो ठीक है, लेकिन हम भी जाके तो उसमें कूद रहे हैं। नहीं, मेरा ये नहीं है, मेरा ये है एज ए फैमिली दे आर मैनिपुलेटिंग, एक तो क्लियर है। दूसरा ये है कि वो अभी मैरिज के लिए मटेरियल देखने लग गए, ये बंदा अपने आप को हील कर रहा है, बीच बीच में कुछ ऐसे कांटेक्ट, अरे मैं यहाँ आया हूँ तुम आओ मिलने के लिए। अब वो क्या सोच रहा है कि कहीं मेरा, जैसे वो एक बाप ने बोला है ना कि तुम अगर कहीं ढंग से काम नहीं करोगे तो एक गधे से शादी करा दूंगा। अब वो गधा इंतजार कर रहा है, कोई लड़का ढंग से नहीं मिले तो मेरा ही नंबर है। अभी ये गलत फहमी में बिठा के रखना, यू आर मेंटली वेरी स्ट्रांग, योर फैमिली इज मेंटली वेरी स्ट्रांग, कि तुम लोगों के इमोशंस के कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन बंदा इमोशनली वीक है, वो 6 महीने हील कर गया, फिर एक तुर्रा छोड़ दिया, मैं उधर से आ रहा हूँ मेरे लिए खाना वाना लेके आ जाना। अब वहां पे 15-15 मिनट मीठी मीठी बातें कर ली, वो लड़का और कल्पनाशीलता में इतना आगे। लड़के को बता देना चाहिए कि देखो मैं मैरिज मटेरियल नहीं हूँ,
आ जाऊंगा, तुमसे मैरिज की इच्छा होने लगेगी मेरी, क्या करना चाहिए हमको? पूछ के तो देखिए। लड़की दो में से एक बात कहेगी, या तो कहेगी शादी कर लो, या कहेगी बेटा घर में ही रहो। श्याम भैया जी, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हम आपको चैट जीपीटी की तरह यूज कर रहे हैं? देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा, आप किसी भी फॉर्म में हमको यूज करिए, ठीक है। हमको अपना गोल बहुत क्लियर है कि 3 जगह पर काम होने की जरूरत है। अब मैं उस समरी को ले आता हूँ। हमारे हिसाब से 3 जगह पे काम होने की जरूरत है। एक, सच्चाई को ठीक ठीक देखने की जरूरत है, और उसी जगह से मैं हर बार ये बात ध्यान दिला रहा हूँ, अगला इस्तेमाल करना चाहता है, ये बात हमको दिखती है, बट उसके मूल में जाके ये देखने की जरूरत है कि मूल में तो अगला हमारा शुभ चाहता है, अपना शुभ चाहता है। उसने शुभ क्या है इसको समझने में चूक कर दिया है, उसके तरीकों को पकड़ने में चूक कर दिया है, इसलिए गलती कर रहा है। जो विश्वास पर इतनी बात की है ना, वो बात इसीलिए की है कि वो गलत करता हुआ आदमी भी मूल में मेरा सुख और समृद्धि चाहता है। गलती इतनी हो गई है कि सुख क्या है, समृद्धि क्या है, उसको पकड़ने में और उसका उपाय ढूंढने में वो उलझ गया है। ओके, हाँ ये क्लियर। ये बात जितनी जितनी दिखती रहेगी ना, तो सिर्फ इतना ही नहीं दिखेगा कि अगला हमको इस्तेमाल कर रहा है, ये भी दिखेगा कि मूल में अगला हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, बल्कि हमारे साथ ठीक से जीना चाहता है। वो उपाय उसको नहीं पता है, तरीके उसने यही मान लिए हैं, ठीक। सेंसेशन की नीड में अगला फंसा हुआ है, ठीक, और अभी बाकी कंडीशंस मैच नहीं कर रही हैं, इसलिए अगला उलझा हुआ है। आप ही सोचिए ना, आप मैरिज के लिए किसी को ढूंढ रहे हो, वो नहीं मिल रहा हो, और आप किसी के साथ जिंदगी गुजार रहे हो, आराम में रहेंगे कि परेशान रहेंगे? सही बात। पलट के देखिए ना, दिखना शुरू हो जाएगा अगले का दुख, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा अपने में आवेश को लाए बिना अगर देखेंगे ना, अगले का दुख दिखना शुरू हो जाएगा कि ऐसा नहीं है कि अगला बहुत मौज कर रहा है, अगला एक गर्म कढ़ाई में डूबा हुआ है, पहले से गर्म पानी के कुंड में पड़ा हुआ है, वो दिखना शुरू हो जाता है जी। ये जैसे ही दिखता है ना, अपने अंदर करुणा उभरनी शुरू हो जाती है, बदला लेने के बदले। ये दृष्टि का जो भेद है ना, ये हमारे रिस्पॉन्स को पूरा बदल देता है। थोड़ी देर बाद ये जो हमारी दृष्टि का भेद है ना, ये हमारे पूरे रिस्पॉन्स को बदल देता है। ये शिफ्ट जरूरी है। तो हम पहला जगह जो बात कर रहे हैं बार बार, वो यही बात कर रहे हैं कि कुछ मूलभूत सच्चाई को समझने की जरूरत है। आप अपने को भले पूरी जिंदगी शरीर मान के जी रहे हो, हम जब भी देखते हैं तो हमको ये दिखता है कि आप जीवन और शरीर में, सेल्फ और बॉडी, इन दोनों का कोई एग्जिस्टेंस है। आप भले पूरी जिंदगी सुविधा में सुख ढूंढ रहे हो और उसी में लगे हो, फिर भी हमको ये दिखाई देता है कि मूल में तो आप सही समझ और सही भाव के साथ सुविधा को चाहते हैं, न कि दोनों को छोड़ के। आप भले जिंदगी भर अपमान, द्वेष, विरोध से हमारे साथ जी रहे हो, पर मुझे फिर भी ये साफ दिखाई देता है कि मूल में आपकी चाहना तो सम्मान, स्नेह और विश्वास की ही है। आप जिंदगी भर हमारे साथ बेईमानी पूर्वक जी रहे हो, पर हमको उस समय भी दिखाई देता है कि मूल में आपकी चाहना तो ईमानदारी से जीने की ही है। उसी को अलग अलग 50 उदाहरण से हम लोगों ने पीछे सेशन में देखा, तो मैं उस चैप्टर को वापस रिपीट नहीं करता हूँ। बट एक मूलभूत काम है सच्चाई को ठीक ठीक समझना। मानव क्या है, परिवार क्या है, समाज क्या है, प्रकृति क्या है, अस्तित्व क्या है, उस सच्चाई को, उस वास्तविकता को ठीक ठीक समझना, ये पहला मूलभूत काम है हमारे लिए। ये समझ में आया क्या कह रहा हूँ? मानव क्या है, परिवार क्या है, समाज क्या है, प्रकृति क्या है, उसको ठीक ठीक समझना पहला मूलभूत काम है। तो मानव शरीर ही है कि जीवन और शरीर, सेल्फ और बॉडी, इन दोनों का कोई एग्जिस्टेंस है, मैं और शरीर, इन दोनों का सहअस्तित्व है, ये पहचानना जरूरी है। उसकी सिर्फ सुविधा की ही जरूरत है या विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भावों की भी जरूरत है, इसको मैं समझना कह रहा हूँ। ऐसे ही परिवार को समझने जाते हैं तो परिवार में सिर्फ सुविधाओं का लेन देन ही होना है या भावों का आदान प्रदान मुख्य मुद्दा है? ठीक है, भावों में भी देखने जाएंगे तो ये विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम, ये सब सिर्फ भाषा रहेंगे या सही अर्थ में हमारे अंदर भाव होंगे जिसको हम एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस करेंगे? ये समझने का मुद्दा है।
समाज की जगह पर हम खड़े होंगे तो ये एक दूसरे के साथ लूट खसोट के साथ जीना और धोखा देना, यही हमारे जीने का ढंग है, या समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व को सुनिश्चित करना हमारा लक्ष्य है? इसको मैं समझना कह रहा हूँ। ऐसे ही प्रकृति को देखने जाएंगे तो वहाँ सब जगह अव्यवस्था फैली हुई है, लोग एक दूसरे को लूटे मारे पड़े हैं और संघर्ष चल रहा है, और उसमें जो सबसे फिट होकर सबको दबा देता है वो सर्वाइव करता है, या जो सबके साथ परस्पर पूरकता का निर्वाह करता है वो सर्वाइव करता है। ये प्रश्नों का उत्तर अपने में देख पाना, ये समझने का मूलभूत मतलब है। ये मूलभूत मतलब है। स्पीड हमारी ज़्यादा हो गई होगी, समय थोड़ा कम है इसलिए, लेकिन मैं मानता हूँ इतने देर से सुन ही रहे हो, थोड़ा और समय मिलेगा तो रिकॉर्डिंग में सुन लेना। कैमरामैन वाले भैया लगा के ही रखे हैं कैमरा। पर मुख्य बात यह है कि एक जगह है सबसे ऊपर समझने का, मानव क्या है, परिवार क्या है, समाज क्या है, प्रकृति क्या है, उसको ठीक ठीक समझना पहली मूलभूत जरूरत है। उसको छोड़ करके उपाय ढूंढने जाएंगे, पूरी जिंदगी सिर मार के भी कोई उपाय नहीं मिलेगा। इसीलिए आदमी को ज्ञानावस्था की इकाई कहा। समझना उसकी मूलभूत आवश्यकता के रूप में पहचाना। और अच्छी बात यह है कि एक छोटा से छोटा बच्चा भी समझना ही चाहता है। हम जो बड़े हो गए हैं उनको भी कहीं समझने की संभावना अगर दिखती है और लगता है कि उससे जिंदगी बेहतर हो जाएगी, समझना चाहते कि नहीं चाहते? उत्तर साफ है। तो पहला जगह उस पर काम करना है, उसको छोड़ के कोई समाधान नहीं निकलना है। ये पकड़ में आया? जो दूसरा जगह है हमारे जीने का, वो दूसरी जगह है उस समझ के आधार पर अपने भाव का ठीक रहना। इस फंडामेंटल रियलिटी को समझेंगे ना, मानव को, समाज को, परिवार को, प्रकृति को, तभी ये संभव है कि उस समझ के आधार पर हमारा हमेशा स्थिर रहे। ये जो विश्वास का भाव अपने में स्थिर होना है, सम्मान का भाव स्थिर होना है, स्नेह का भाव स्थिर होना है, कृतज्ञता का भाव स्थिर होना है, ये स्थिरता हमारी समझदारी से आती है, न कि दूसरे के व्यवहार को देखने से आती है। ये अगला मुद्दा समझना जरूरी है कि ये विश्वास, सम्मान, स्नेह, कृतज्ञता, जितने भावों की हम बात कर रहे हैं ना, ये भाव की स्थिरता मानव को, परिवार को, समाज को, प्रकृति को ठीक ठीक समझने से आती है, ना कि आपका व्यवहार देख के आता है। आपका व्यवहार देख के अगर हम भाव बनाने जाएंगे, जब अच्छा व्यवहार आपका होगा तो हमारा भाव अच्छा होगा। जैसे ही व्यवहार आपका खराब होगा, हमारा भाव बिगड़ जाएगा। तो आप जब तक हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं तब तक भाव हमारा अच्छा दिखेगा। आप जैसे ही कुछ ऐसा करते हैं जो हमको ठीक नहीं लगता है, मेरा भाव बिगड़ना शुरू हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप गलत करें, मजे की बात है। आप गलत करें तभी हमारा भाव बिगड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आप ठीक कर रहे हो लेकिन हमको गलत दिखाई दे दे हमारे अपने चश्मे के धूल के कारण, तो भी हमारा भाव बिगड़ जाएगा न? कि नहीं? आप हमको गाली न दें लेकिन हमको सुनाई दे दे गाली जैसा, और हमको गाली महसूस हो जाए, गुस्सा आना शुरू हो जाएगा न? कि नहीं? तो ये भी पकड़ना जरूरी है कि अगर हम दूसरे के व्यवहार के आधार पर अपना भाव बनाते रहेंगे तो उसका व्यवहार गलत होगा तो भी बिगड़ेगा। उसका ठीक हो लेकिन हम ही गलत देख लें उसको। आप कोई सवाल पूछें और हमको लगे कि ये तंग करना चाहता है, भले आपका वो इरादा था भी नहीं, लेकिन हमको लग गया, मेरे दुखी होने के लिए तो पर्याप्त है ना। तो ये पकड़ना जरूरी है कि हमारे भाव का आधार, ये जो सच्चाई हमने समझा मानव में व्यवस्था को, परिवार में व्यवस्था को, समाज में व्यवस्था को, प्रकृति में व्यवस्था को, और उसको समझने के आधार पर हमको ये समझ में आया है कि मानव की व्यवस्था में भागीदारी यही है: विश्वास पूर्वक जीना, सम्मान पूर्वक जीना, स्नेह पूर्वक जीना, कृतज्ञता पूर्वक जीना। यही मेरे सुखी होने का उपाय है। यही परस्परता में दूसरे के साथ जीते हुए मेरी भागीदारी है। ये समझ हम में भाव की स्थिरता देता है, न कि अगले का व्यवहार हम में भाव की स्थिरता दे पाता है। संसार में लोग हमेशा मिलेंगे जो ठीक नहीं करते हुए दिखाई देंगे, तो हम कह भी नहीं रहे कि सब लोग ठीक करते हैं, ये कह भी नहीं रहे, पर मूल में आदमी ठीक करना चाहता है। ये बात अपने अध्ययन से बहुत साफ साफ दिखाई देती है कि 1000 गलतियां करने के बावजूद भी
अपने से अगर सवाल पूछते हैं तो ये दिखता है कि मूल में तो मैं ठीक ही करना चाहता हूँ, गलती में बाध्यतावश करता हूँ। जब हमको स्थिति परिस्थिति में कोई उपाय नहीं दिखता है कि कैसे हम ठीक जी सकें, तो हम गलती करते हैं। ये समझ हमको भाव की स्थिरता देता है। ये दूसरा जगह है अपने में काम करने का। पहला जगह है सच्चाई को समझना, दूसरा जगह है उस समझ के आधार पर भाव को अपने में स्थिर करना। तो भाव को जब भी दूसरे के व्यवहार से तय करने जाएंगे, स्थिरता नहीं आएगी। अस्तित्व की कुछ मूलभूत सच्चाई को समझने से उस भाव की स्थिरता आती है। तो भाव टूट रहा है तो दूसरे के व्यवहार को उसका कारण नहीं माना जाए। हमने सच्चाई को ठीक ठीक नहीं समझा है, इसको कारण के रूप में पहचाना जाए। क्योंकि जब भी ये लगेगा कि भाव टूटने का कारण आपका व्यवहार है, ठीक करने का सारा प्रोग्राम आपका बनाएंगे। जब भी हमको ये दिखेगा कि मेरे भाव के टूटने का कारण मेरी सच्चाई को समझने में कमी है, तो सच्चाई को समझने को अपना प्रोग्राम बनाएंगे। ये अंतर समझ में आता है कि रिपीट करूं? जब कभी भी हमारा भाव टूटता है, विश्वास की जगह अविश्वास हो जाए, सम्मान की जगह अपमान आ जाए, स्नेह के बदले विरोध आ जाए, तो उसका कारण ये पहचानने की जरूरत नहीं है कि दूसरे ने गाली दिया इसलिए विरोध आया, दूसरे ने हमको ब्लैकमेल कर दिया, हमारे साथ बहुत चीटिंग कर ली इसलिए हमारे अंदर विरोध आ गया। हमको ये पहचानने की जरूरत है कि अस्तित्व की मूलभूत सच्चाई जो थी, मानव की समझ, परिवार की समझ, समाज की समझ, प्रकृति की समझ को अपने में ठीक ठीक हमने इंश्योर नहीं किया है, इसलिए मेरा भाव टूटा है। ये कारण अगर पहचानेंगे तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन या कार्यक्रम बनेगा अपनी उस समझ को विकसित करना, न कि दूसरे को मजा चखाना। अभ्यास सत्र को सुनिए, भीलवाड़ा वाला रिकॉर्डिंग रखा हुआ है। जीवन विद्या भीलवाड़ा में जाके देखेंगे ना, तो पिछले दिसंबर जनवरी का अपलोडेड सेशन होगा पूरी प्ले लिस्ट में। पर भैया ये समझ में आया। हाँ प्लीज कंटिन्यू। आप बोल रहे हैं कि सामने वाला कुछ भी करे, हमारे भाव बिगड़ना नहीं चाहिए, हमारे भाव मूल सत्य के आधार पर बेस रहना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा, वो कैसा भी व्यवहार करे हम स्थिर रहेंगे। अब उसके साथ व्यवहारिक कार्यक्रम करने का जो बात आती है, अगर उसकी लैकुना से, मतलब उसकी कॉम्पिटेंसी से वो अलग तरीके से बिहेव कर रहा है या अलग अलग वो वेरिएशन में बिहेव कर रहा है, जी जी, तो मुझे क्या करना है? अपने आप को बचाना है। बताता हूँ क्या करना है। तो मैं बचा के चलूं तो फिर बढ़िया रहेगा। हाँ वही बताता हूँ। अगला जो मुद्दा है ना, समझ और भाव को एक बार ठीक कर लिए, 2 स्टेप बताया ना, समझ को ठीक रखने का, भाव को ठीक रखने का। अगला मुद्दा है विचार में समाधान को ढूंढने का। विचार में समाधान को ढूंढने का इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एकदम सिंपल है। मैं पूछने वाला हूं अभी एक एक से, चिंता नहीं करो तुम। और जितनी बार नहीं बताओगे हम उतनी बार और सुनाएंगे और जरूरत पड़ेगा तो लंच के बाद फीडबैक को हम ले जाएंगे, हमारा सेशन नहीं पूरा होने दोगे तो, ये भी हम बता दे रहे हैं। तो ये समझना जरूरी है कि एक बार हमने सच्चाई को ठीक ठीक समझा, अस्तित्व क्या है, प्रकृति क्या है, मानव क्या है, समाज क्या है, परिवार क्या है, तो वो हमारा सेट हो गया। उसके आधार पर हमने विश्वास, सम्मान, स्नेह, कृतज्ञता जैसे भावों को स्थिर करने का अपने में प्रयास शुरू कर दिया। कैसे करें का उत्तर आपको वहां मिलेगा आराम से। तो उस आधार पर वो भाव स्थिर होता है। तो अब मेरे भाव का आधार अस्तित्व की सच्चाइयों की समझ है, न कि आपका व्यवहार और आचरण है। आपका व्यवहार और आचरण अगर मेरे भाव का आधार बनेगा, गारंटी है कि मेरा भाव स्थिर नहीं होने वाला है। ठीक है, नहीं होने वाला। ये दूसरा जगह है। इन दोनों के साथ जो तीसरी जगह बनती है वह है विचार में समाधान का। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि जो भी हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां आती रहती हैं, सामान्य परिस्थिति में तो हम ठीक जी ही लेते हैं, वहां तो कोई मुद्दा ही नहीं है। सामान्य परिस्थिति चल रही हो तब तो हम ठीक जी ही लेते हैं। पर जो भी हमारी जिंदगी की कठिन परिस्थितियां आती हैं,
उनमें भी ये विश्वास, सम्मान, स्नेह, कृतज्ञता के भाव को बनाए रखते हुए उपाय कैसे ढूंढें कि हमारी जरूरत भी पूरी हो सके, अगले की जरूरत भी पूरी हो सके, उस उपाय को ढूंढने का नाम समाधान है। समाधान का मतलब ये नहीं है कि हमने अपना भाव खराब कर लिया और अब आपको जूता मारेंगे, ये समाधान है। रुख तो आदमी उससे भी जाता है। भय और प्रलोभन से काम नहीं होता है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। भय और प्रलोभन से भी बहुत काम होता है, लेकिन उसको करते हुए आदमी तृप्त नहीं रहता है, इसलिए वो समाधान नहीं है। हाँ, एक मिनट दीजिए, मैं फिर से उसको रिपीट कर देता हूं, मैं किसको समाधान कह रहा हूं। समाधान का मतलब है हमारी जिंदगी में जो भी परिस्थितियां आती हैं, सामान्य रूप से आसान परिस्थितियां आती हैं, विशेष रूप से कठिन परिस्थितियां आती हैं। तो हमारी जिंदगी में जब कठिन परिस्थितियां आती हैं, दादी ने कुछ कह दिया जो हमको ठीक नहीं लगता है, बहन ने कुछ कर दिया जो हमको ठीक नहीं लगता है, भाई ने कुछ कर दिया जो हमको ठीक नहीं लगता है, ऑफिस में किसी ने धोखा दे दिया जो हमको ठीक नहीं लगता है, पत्नी चीट कर रही जो हमको ठीक नहीं लगता है, पति नालायक हो गया है जो हमको ठीक नहीं लगता है। ये सारी ठीक नहीं लगने वाली परिस्थितियों में, ठीक, माता पिता हमारे साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते इसलिए हमको ठीक नहीं लग रहा, बच्चा नालायक हो गया है इसलिए ठीक नहीं लग रहा, ये सारी परिस्थितियों में अपने भाव को बनाए रखते हुए, अपने विश्वास, सम्मान, स्नेह, कृतज्ञता के भाव को बनाए रखते हुए क्या उपाय ढूंढें, क्या स्ट्रेटजी ढूंढें, क्या तरीका ढूंढें, कैसे जिएं कि मेरी जरूरत भी पूरी हो सके और अगले की भी जरूरत पूरी हो सके, इस उपाय को ढूंढने का नाम समाधान है। ये समाधान का मतलब है। समाधान का ये मतलब नहीं है कि अपना भाव खराब करके उपाय कैसे ढूंढें। वो अगर कर रहे हैं तो हम समस्या के लूप में ही घूम रहे हैं, उसमें कुछ समाधान नहीं निकलेगा। या तो खुद दुखी रहेंगे, या अगला दुखी रहेगा, या दोनों दुखी रहेंगे। इस पार्ट पर भी होमवर्क होने की जरूरत है। अगर इस पार्ट पर होमवर्क नहीं करेंगे तो समाधान नहीं आएगा, समस्या बनी रहेगी। और मजे की बात यह है कि हम सब की जिंदगी में क्या समस्याएं आती हैं ना, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, जितनी भी हमारी जिंदगी हुई है, पलट के देखेंगे तो वही समस्याएं घूम फिर के आती रहती। तो अगर आपको जिंदगी में अभी तक जो समस्या आई है उसका समाधान अगर आपने ढूंढ लिया तो 99% चांस है कि आगे कोई नई समस्या आपको नहीं आने वाली। 1% चांस है कि कोई नई समस्या आ जाए तो उस समय उसके लिए समाधान ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। बट 99% टाइम तो आप जानते ही हो कि आपकी ज़िंदगी में किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो जब शांति से बैठे हुए हैं, उस शांति में बैठे रह के सच्चाई को ध्यान में रखते हुए, भाव को ठीक रखते हुए कैसे जिए हम विचार के जगह पर उसके उपाय को ठीक से ढूंढने का काम कर लिया जाए। उसको जितनी सटीकता से हम कर पाएंगे उतना हम समाधान से युक्त रहेंगे, और अगली बार वो परिस्थिति पैदा होगी तो हम भयभीत नहीं होंगे, हम घबराएंगे नहीं, हमको ब्लैंक नहीं होंगे कि क्या करें, बल्कि हमारे तर्कस में एक तीर है, हमको पता है कि क्या करना है। कि मैथ्स का एक क्वेश्चन आया है और अगर उसका उत्तर हमको पता है तो पसीना नहीं छूटता है, पसीना नहीं छूटता है। प्लीज वो ले लीजिए माइक। फिर सब रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जी, ये 15-20 दिन के अंदर ऑनलाइन आ जाएगा ये रिकॉर्डिंग। तो प्लीज, तो ये जो आपने इसके पहले का पॉइंट बोला कि कारण ये पहचान सच्चाई को नहीं समझे है इसलिए मतलब भाव स्थिर नहीं है इसलिए प्रॉब्लम्स है, और ये जो अभी आपने पॉइंट बोला कि हमारे मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या सिर्फ जीने के जगह पे हम जो है वहां पे आ रहा है कि कुछ और भी डिफरेंस? किन दोनों में डिफरेंस? ये जो आपने एक तो पहला पॉइंट बोला, हाँ, और बाद वाला, हाँ, पहला वाला पॉइंट क्या का उत्तर है, अस्तित्व क्या है, प्रकृति क्या है, मानव क्या है, जीवन क्या है, ये उत्तर है। बाद वाला प्रश्न ये है कि जो आज की स्थिति परिस्थिति है परिवार की, समाज की, प्रकृति की, मानव की, उसमें हम जिए कैसे, कैसे वाला प्रश्न है। आज की परिस्थिति में हम जिए कैसे, इस कैसे के उत्तर का नाम समाधान है। क्या के उत्तर का नाम ज्ञान है या समझ है।
हाँ जी, अगर इतनी बात समझ में आ गई हो, हमको सारांश के रूप में पूरे शिविर का इतना ही बात कहना था जी। हर प्रश्न से एक प्रश्न पैदा हो जाता है। मैं तो एकदम सिंपल बात कह रहा हूँ। हाँ, क्या कैसे ये सबको समझना हो तो अब जैसे वहाँ अभ्यास सत्र कहा ना, वैसे कहूँगा मध्यस्थ दर्शन के सार सत्र में आइए, वो अक्टूबर में हो रहा है। तो जिसका पता पूछेंगे सबका पता है जी। लेकिन अब वही बात मैं फिर से कहूँगा कि एक ज़िंदगी में मौका देता हूँ आपको, एक ज़िंदगी में इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए 10 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल लगा रहे, तब 8 दिन में हर सवाल का उत्तर कैसे संभव है जी? किसी जगह से वो शुरू ही तो हो सकती है बात। तो सार सत्र में आइए, तब उसको डिटेल करेंगे। अभी के लिए तो हम इतना ही कहेंगे कि ये अस्तित्व को, प्रकृति को, मानव को जो समझने का काम हमने किया ना, मानव में व्यवस्था, परिवार में व्यवस्था, समाज में व्यवस्था, प्रकृति अस्तित्व में व्यवस्था, ये क्या प्रश्न का उत्तर है? मानव क्या है, परिवार क्या है, समाज क्या है, प्रकृति क्या है? इसके आधार पर हमने अपने भाव को ठीक कर लिया। अब उस भाव के साथ जब हम जीने जाते हैं तो आज की स्थिति परिस्थिति में कैसे जिए भाव को ठीक बनाए रखते हुए, इस उपाय को ढूंढने का नाम विचार में समाधान है, जिसमें कैसे का उत्तर मिलता है। तो क्या का जो उत्तर मिलता है वो समझ है, कैसे का जो उत्तर मिलता है वो समाधान है। तो समझदारी से समाधान और श्रम से समृद्धि। यही तो पूछ रहा हूँ जी, ये कैसे ही तो पूछ रहा हूँ। कैसे कैसे का डिटेल पूछ रहे हैं? थोड़ा डिटेल। वही अभ्यास तो हम इतनी देर से करके आपको दिखा रहे हैं, एनवीसी का यूज अच्छा। करके, बाकी टेक्निक का मतलब यूज करके। हर परिस्थिति में डिफरेंट हो जाता है। निश्चित रूप से, वो तो जैसा रोग वैसी दवा। ठीक है, कैसे वाली जगह पर, क्या वाली जगह पर तो बहुत निश्चित बात है। कैसे वाली जगह पर तो परिस्थिति के साथ ही उपाय ढूंढा जा सकता है, और कैसे ढूंढेंगे जी? श्याम भैया को साथ ले जाने से नहीं होगा, अस्तित्व सहज वास्तविकता को साथ रखने से होगा। ये समझना जरूरी है कि सच्चाई की समझ है जो काम आता। नहीं तो कहते ना, एक जोक है कि कहते कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल बढ़ा दो। तो किसी ने एक गाल पे थप्पड़ मार दिया तो दूसरा बढ़ा दिया, अब उसने दूसरे पे भी जोर से थप्पड़ मार दिया, अब क्या करोगे? अब तो उन्होंने कहा नहीं है कि तीसरा बढ़ाओ, तो अपना जूता खोलो और मार डालो। ठीक है, तो हमारे साथ रखने से कुछ ज्यादा निष्कर्ष नहीं निकलेगा जी। निष्कर्ष तो निकलता है उस सच्चाई को समझने से, और वो समझ में आए ना तो पहले गाल पे भी थप्पड़ खाने की जरूरत नहीं है, उपाय उसके पहले भी निकाला जा अभ्यास सकता सत्र और इसमें से दोनों में से एक करना हो तो कौन सा करना चाहिए? अगर आपको सूचनाएं सटीकता से चाहिए तो सार सत्र है। जिंदगी में उतारें कैसे उसको फोकस रखना हो तो अभ्यास सत्र है। अब आप तय करें कि आपकी जरूरत क्या है। इसमें और सार सत्र में डिफरेंस ये है कि इसमें सूचना का एक थोड़ा हिस्सा है, उसमें सूचना का और थोड़ा विस्तृत हिस्सा है, और डिटेल में और विस्तार से। बात तो यही रहेगी, पर और डिटेल में और विस्तार से। तो पहले अभ्यास करके अपने अंदर इसको डालें, फिर वो करना चाहिए, या फिर कैसे? वही, ये अपने लिए देखने की जरूरत है। अगर लगता है सूचनाएं पर्याप्त हैं तो अभ्यास में उतरें। अगर लगता है कि अभी और सटीकता से सूचना की ही जरूरत है तो सार में जाएं। ठीक है, लौट आए। इस टाइम मेरे पास ना, जैसे आपने बोला ना अपने ऊपर देखना, मैं यही कोशिश कर रहा हूँ, यही करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लग रहा थी मैं खुद कर सकता हूँ, विश्वास भी हो रहा थी मैं ही तुझ हूँ। नहीं, आपने ये बोला ना कि ये कंफ्यूजन मेरे और हो गया। आपने बोला ना कि सूचना रूप में आई है या नहीं आई है, इस तो कैसे लेंगे आप? नहीं, मैं तो ये इनको कह रहा था कि सूचनाएं और विस्तार से चाहिए तो दूसरी जगहों पर वो मिल जाएगा। हाँ, मेरे टेस्ट में अलग। अभी तो बहुत सूचना ऑलरेडी मिल गई है जी, इतने से तो काम शुरू करें। ऐसे भी ले सकते हैं, मेरे टेस्ट में अलग हो सकता है। हाँ, आपको जितने सूचना की जरूरत है उसके लिए इतना पर्याप्त है, इतने के साथ जीना शुरू किया जाए।
कहीं से तो आगे बढ़े जी। ये समझ में आया? तो देखो हम तीन ही बात कह रहे हैं। एक कह रहे हैं सच्चाई क्या है उसको समझा जाए, दूसरा कह रहे हैं उस सच्चाई को आधार बनाया जाए अपने भाव को स्थिर रखने का, तीसरा कह रहे हैं उस भाव को स्थिर रखते हुए अब इस परिस्थिति में हम उपाय कैसे ढूंढें वो सोचा जाए कि बच्चा जब पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उसका ध्यान दिलाने के लिए स्नेह के भाव को बनाए रखते हुए कैसे कहा जाए, कैसे उपाय निकाला जाए, इसको ढूंढ लेने का नाम समाधान है। समाधान है। पिताजी मेरी बात नहीं सुनते तो उनके साथ संवाद करने के लिए अपने भाव को स्नेह का, कृतज्ञता का बनाए रखते हुए अपनी नीड और उनकी नीड को आइडेंटिफाई करके कैसे उत्तर ढूंढा जाए कि दोनों की नीड पूरी हो सके, इस उपाय को ढूंढने का नाम समाधान है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको अगर नहीं ढूंढेंगे ना तो अच्छे की कामना या चाहना होने के बाद भी समस्याएं यथावत बनी रहेगी। अच्छे की कामना या चाहना होने के बाद भी समस्याएं यथावत बनी रहेंगी, क्योंकि उपाय हमको नहीं पता है। हम इस कमरे से निकलना तो चाहते हैं लेकिन दरवाजे का पता नहीं है, तो हर दीवार में जाके सिर मारते हैं। दरवाजा एक बार पता चल जाए तो बात खत्म हो गई। जब तक वो दरवाजा नहीं दिख रहा है तब तक उसको ढूंढना जरूरी है। सिर्फ ये कामना कि मैं निकलना चाहता हूँ, इतना भर पर्याप्त नहीं होता है। तो ये तीनों स्टेप पर काम चाहिए। पहला समझ को ठीक करने के ऊपर, फिर भाव को ठीक करने के ऊपर, फिर उसके साथ विचार में समाधान के तरीकों को ढूंढने के ऊपर। ये तीसरा काम अगर आपने कर लिया तो व्यवहार, कार्य, आचरण सब आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब आप ब्लैंक होते ही नहीं है किसी सिचुएशन में कि क्या करें। हमको पता है कि आप गाली देंगे तो हमको क्या करना है, हमको पता है कि आप धोखा देंगे तो हमको क्या करना है, हमको पता है कि आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं तो हमको क्या करना है। ठीक है, हमको पता है। और ये पता हम इस तरह से करते हैं कि मेरी ज़रूरत और आपकी ज़रूरत दोनों कैसे पूरी हो सकती। भैया ये एक बात तो मैं अपने कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि जब एक बार प्रोसेस शुरू हो जाता है तो सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाता है, बजाय इसके कि सीधे सॉल्यूशन मिले। जैसे पहले सारे भाव पकड़ में आते ही थे। कृतज्ञता, ऐसा लगता नहीं सबके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, लेकिन अभी पिछले कुछ महीनों से जैसे मैंने घर में अपनी भागीदारी को समझते हुए जब सब्जी लाना शुरू किया तो फिर उसमें एक बात तय हुई कि आप वही सब्जी लाना अगर आप काट सको शाम को और सुबह, मतलब साफ भी आप ही को करनी है। तो कई बार पालक सड़ जाता था, मेथी सड़ जाती थी, तो थोड़ी उस पर फिर टॉक होती थी। फिर मैंने ये तय किया कि जो मैं काट सकता हूँ वही लाऊंगा। मैं कुछ काम में बिजी हो जाता हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि वो जो ग्वार फली होती है वो बहुत कड़क और वैसी हो जाती है कि उसको काटना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने लहसुन छीलने और ग्वार फली को काटने में जो मेहनत के प्रोसेस से जब मैं गुजरा तब मेरे मन में कृतज्ञता का भाव पैदा हुआ। तो मैं इसको कनेक्ट कर पाया। प्रोसेस शुरू होने से कोई भी भाव पैदा होता है। दूसरी बात, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि हम अक्सर एक तो डूज एंड डोंट से बेटी के साथ बिहेव करते हैं। ये तीन भाव मैं अभी एकदम से कनेक्ट कर रहा हूँ कि हम अक्सर अपनी बेटी पे, वो इंटरनेट पे कुछ देख रही तो हमको लगता है वो पता नहीं क्या देख रही है, ऐसे ही देखती रहती है, तो अविश्वास का भाव है। नंबर 2, वो छोटी है इसलिए मैं और पत्नी मिलके अक्सर उसके ऊपर ब्लेम गेम करते हैं, तो उसके ऊपर में हम स्नेहपूर्वक भी नहीं है, ऐसा मैं सम्मान के साथ पेश नहीं हो रहे हैं, तो ये असम्मान का भाव मैं पकड़ पा रहा हूँ। तीसरा, मेरी मिसेज तो उससे बहुत पोलाइटली और उस ढंग से भी बात करती है, लेकिन मेरे समझाने का ढंग स्नेहपूर्वक नहीं होता है। भाव तो मेरा भी ठीक ही है, लेकिन मुझे लगता है मेरी भाषा ठीक नहीं है, इसलिए वो स्नेह उस तक दिखता हुआ जो स्नेह है वो भी नहीं पहुँचता है। तो ये तीन चीज़ों से मैं कनेक्ट कर पाया। एक मेरा ये क्वेश्चन था कि क्या कई बार ऐसा होता है क्या कि हम भाषा में बहुत मुलायम होने को ही स्नेहपूर्वक प्रस्तुत होना समझ जाते हैं, जबकि बच्चा शायद भाव को बहुत अच्छे से पकड़ पाता है। तो जैसे मेरी मिसेज बहुत सारी बातें बहुत पोलाइटली बेटी को समझाती है, लेकिन वो फिर भी नहीं पहुंचती है। तो मुझे लगता है कि वो कहाँ लैक है मतलब। और एक और बात, हालांकि शिविर में वो चीज़ नहीं आई, लेकिन क्या हम जो 5-7 संबंध है उनको कुछ अगर समय हो तो कुछ थोड़ा सा कुछ ब्रीफली कर सकें, अगर संभव हो तो, नहीं तो कोई बात। अगले सत्र में। थैंक यू।
अगले सत्र में उन संबंधों पर बात हो सकती है। अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि पोलाइट हो जाने भर की हम बात नहीं कर रहे हैं। बाहर से पोलाइट दिखने की बात हम नहीं कर रहे हैं, अंदर से पोलाइट होने की बात कर रहे हैं। ये दिखना गैर महत्वपूर्ण है कि हम कैसा दिख रहे हैं, होना पहले महत्वपूर्ण है। होना अगर है तो उसके साथ दिखना भी ठीक होने की जरूरत है जी। हम अगर आपके साथ स्नेह का भाव रखते हैं, ममता का भाव रखते हैं, तो आप घर आएंगे तो खाना भी खिलाएंगे जी। ऐसा थोड़ी कहेंगे कि ममता का भाव तो है बहुत तुम्हारे लिए, लेकिन खाना नहीं खिलाएंगे तुमको। तो स्नेह का भाव हो ये पहले जरूरी है, इसलिए हमने ऊपर से शुरू किया। पोलाइटनेस सिर्फ पर्याप्त नहीं है, उसके मूल में स्नेह का भाव होना जरूरी है, और स्नेह के भाव के मूल में सच्चाई की समझ होनी जरूरी है। नहीं तो वही बिटिया जब तक बात मानती है तब तक माँ को स्नेह दिखाई देता है। जैसे ही कोई बात नहीं मानती है, एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार से हमारा स्नेह धीरे धीरे एवापोरेट होना शुरू हो जाता है, गायब होना शुरू हो जाता है। वो सीधा सॉलिड से गैस में बदल जाता है, मिलता नहीं है बीच में कहीं कि नहीं। तो समझदारी की जरूरत इसीलिए है। उस समझदारी को छोड़ के सोचेंगे कि विचार में समाधान निकाल लेंगे, पूरी जिंदगी लगाने के बाद भी कुछ नहीं होगा। फिर मैनेजमेंट के कुछ कोर्स पढ़ाए जा सकते हैं कि गुस्सा कैसे भी आए उसको राहत होनी चाहिए, ठीक है। अंदर से चाहे कितना भी विरोध आता रहे, बात बड़ा मधुर ढंग से कहना चाहिए कि किसी को फायर भी करना हो, गाली भी देना हो, ऐसा बोलो कि स्वीट जाए। ये तो हम नहीं कह रहे जी। भैया आपकी जो कला है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान गया है, तो हमारे में भी कैसा है इसलिए पूछ रहा हूँ। जी जी। तो अभी आप जैसे एक ही बात को 5 या 6 बार तो आपने बोल ही दिया है ताकि ठीक से समझ आ जाए, लेकिन आप जब बोल रहे हैं हर वक्त मैं देख रहा हूँ कि जब आप बोल रहे हैं फिर कोई बच्चे की तरफ ध्यान है पूरा, उसका खिलाने की तरफ, किसी के हाथ में कुछ है वो उछाल रही है, और कोई किसी के कान में कुछ कर रहा है, बड़े लोग भी मोबाइल चला रहे हैं। इससे ये सब लोग भी समझ गए होंगे कि आप हमको नहीं सुन के इसी सब को देख रहे हैं। इस स्थिति में भी मजाक कर रहा हूँ। नहीं, इस स्थिति में भी आपका जो है समझाने का काम एज इट इज, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, चलता ही रहता है। देखिए उसका कारण तो एकदम सिंपल है। मैं इसमें भागीदारी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी ज़रूरत दिखाई देती है। आप सभी के साथ स्नेहपूर्वक जीना और समाज की व्यवस्था में भागीदारी करना मेरी ज़रूरत है जी, आपकी तो मौज है, ठीक है। ज़रूरत तो मेरी है। अपनी ज़रूरत के लिए आदमी काम करेगा तो कैसे करेगा जी? ऐसे ही करता है ना कि दूसरा कोई उसमें सहयोग करे चाहे नहीं करे, हम तो उसको करते रहते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, अगर मैं आपको कभी भी देखता हूँ ना कुछ इधर उधर करते हुए, हमारे मन में ये बात नहीं उठती है कि आप समझना नहीं चाहते, ठीक। हमारे मन में ये बात नहीं उठती है कि आप समझना नहीं चाहते हैं। हमारे मन में ये बात स्थिर रहती है कि समझना तो आप चाहते ही हैं, लेकिन इतनी देर बैठे हुए हो सकता है थक गए हों, पहले से ही इतनी सूचना मिली हुई है, उसके साथ थोड़े और परेशान हो रहे हो, बच्चा बगल में दिखाई दे रहा हो, स्वाभाविक रूप से आकर्षण हो जाता है थोड़ा उसके साथ खेल लेने का, ठीक। ये जो सामान्य चीज़ें जिंदगी में घटित होती ही रहती हैं, उस कारण से आप ऐसा कर रहे हैं, ना कि आप समझना नहीं चाहते इसलिए कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस, इसी की प्रैक्टिस जो आप बता रहे हैं, सच्चाई की प्रैक्टिस ऐसे समय भी करते रहने से धीरे धीरे वो इस तरह की स्थिति बन जाती है। ऐसे समय में भी सच्चाई को देखते रहने से वो भाव ठीक होता है। प्रैक्टिस तो उसके बाद है, मूल प्रैक्टिस तो उस सच्चाई को देखने का है कि गलती करता हुआ आदमी भी मूल में सही करना चाहता है, ये बात हमको दिखती रहे। और इस बात पर भरोसा नहीं हो तो शिविर में पीछे जाइए, इस सब पर हम बात करके ऑलरेडी आ चुके हैं। किसी अगले शिविर में आइए, फिर से उसको देखने का काम शुरू करेंगे कि मूल में आदमी सच्चाई को देखना, समझना, जीना चाहता है कि नहीं। नहीं, भैया प्रश्न ये भी है कि जो सच्चाई है ना जिस पे आपने प्रैक्टिस की है, वो एक तरह से एक नई मान्यता के रूप में बना है, या ये सच्चाई को देखने वाला प्रोसेस है? वही, अगर उसको ठीक से देखिएगा तो अगर हमको अगले आदमी को देख करके, ये जो मान्यता और सच्चाई का फर्क पूछिएगा ना,
मैं तो एक बार के लिए इसमें जाने के बदले ये कहूँगा कि अगर ये मान्यता भी है तो क्या फ़र्क है। एक ऐसी मान्यता है जो सच्चाई पर आधारित है, जिसके आधार पर हमारा जीना ठीक हो जाता है। तो एक दूसरी मान्यता से निकल के एक दूसरी मान्यता में आ गए जिसके आधार पर जीना ठीक हो जाता है। बुरा भी क्या है? नहीं, बुरा बिल्कुल नहीं भैया, इससे तो पूरी समाज की व्यवस्था ठीक हो सकती है। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक हो और आदमी भी का अंदर भी ठीक हो सकता है, उसका भाव ठीक हो जाएगा, उसका विचार ठीक हो जाएगा, उसका व्यवहार ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर मान्यता है तो भी जी, और यही शिक्षा का पर्पस है। लेकिन ये जो जानने वाला जो प्रोसेस है वो क्या यही है कि जानने वाला प्रोसेस के लिए देखिए, और कोई प्रक्रिया है? जानने का कुल प्रोसेस तो इतना ही है, खास करके मानव को जानने के बारे में। जितना हम अपने में पलट के देखते जाते हैं कि मूल में मेरी चाहना क्या है, मूल में मैं कैसा हूँ, उतना हमको दूसरे आदमी के बारे में पता चलता चला जाता है। इस ऑब्जर्वेशन के अलावा और क्या प्रक्रिया होगी जानने की? जानने की कोई भी जो अल्टीमेट प्रक्रिया है वो ऑब्जर्वेशन है, निरीक्षण है। तो हम बाहर की चीज़ों का भी आँख के माध्यम से निरीक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। अपने अंदर का निरीक्षण करने के लिए इन आँखों की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हम अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करते हैं, हमको पता चलता है कि अंदर क्या चल रहा है। ध्यान को अपनी तरफ मोड़ने की ज़रूरत है अगर मानव को समझना है तो। इतना ही प्रक्रिया है। बढ़िया, ठीक है। तो मेरी बात तो पूरी हो गई जी। आप सभी को नमस्ते।